अगर आपको पैसा कमाना है, आप यूएस इज द प्लेस। कनाडा इज नेवर बीन द प्लेस कि जहाँ पे आप आओ और पैसा कमाओ। यूएस में गाड़ियां धो के भी ऐसे कभी इज्जत कम नहीं लगी। क्या जंप आया सैलरी में? बहुत बड़ा जंप आया। इनफैक्ट मैंने पहली गाड़ी अपनी जिंदगी की मर्सिडीज बेंज खरीदी थी। इंडियन कंपनी में वो नहीं चाहेंगे कि आप इतनी सही से ग्रो। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत है। जो चीज आप यूएस में अचीव कर सकते हो वो आप कनाडा में आप सोच भी नहीं सकते। घर ले तो लिया, लेकिन यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उसने हमें एहसास दिला दिया कि यार थोड़ा जल्दी ले लिया। जो सेटिस्फेक्शन एक व्यू का यूट्यूब पे आता है, इंस्टा पे नहीं, उसके 1000 रुपए भी नहीं आता। सो आज का पॉडकास्ट है एक ऐसे कपल के बारे में जो इंडिया से पहले यूएस मूव हुए, यूएस में वो मिले, वहां पे उन्होंने मैरिज करी एंड उसके बाद वो कनाडा मूव हुए। कनाडा मूव होने के बाद उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी स्टार्ट करी। बहुत अमेजिंग एस्थेटिक्स उनके रील्स और पिक्चर्स होती हैं इंस्टाग्राम में, आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी है। बट वो कनाडा क्यों मूव हुए, कनाडा की जर्नी कैसी थी, इस बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन की है। और एक उन्होंने कनाडा में जब वो ट्रैवल कर रहे थे हॉरर स्टोरीज भी कुछ शेयर करी है, वो भी इस पर डिस्कस हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट ओवरऑल बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी स्टोरीज हैं। सो कमेंट में जरूर बताना आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इस पॉडकास्ट का। सो एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो वी हैव ईशा एंड दीपक विद अस। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है इंडिया से यूएस, यूएस से कनाडा। बट जैसे कि हम करते हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे। सो वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक यू सो मच। एंड एजुकेशन से आपकी स्टार्ट करेंगे, बैकग्राउंड थोड़ा पता करते हैं। इंडिया में आप इंडिया में मेरा जन्म हुआ था मेरठ में। सो मेरठ में रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी एजुकेशन है वो मेनली रही है गाज़ियाबाद, यूपी। काफ़ी लोग जानते होंगे ऑलरेडी। सो वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली, एक एमएनसी के अंदर, गुड़गांव में सबसे पहली जॉब। एंड देन फिर वहाँ से आई कौन सी कंपनी थी? इट वाज नाम एक्चुअली चेंज हो गया इसका। अच्छा, कोई पता होगा? मिलेनियल्स को पता होगा। या मिलेनियल्स को डेफिनेटली पता होगा। इट वाज NIIT टेक्नोलॉजीज, राइट। So it was, I think they have changed their name to Coforge or something now, but I worked with them for a very long time. ये फर्स्ट जॉब थी? ये पहली जॉब। क्या सैलरी थी? So starting की सैलरी was like, जब मैंने शुरुआत करी थी, आप तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये हैरानी होती है एक्चुअली में, जब मैंने शुरुआत करी थी तो प्रोबेशन था। So 10,000 पे काम किया था। नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप गुड़गांव में रेंट पे भी रह रहे हो, सो ऐसा कुछ बचता नहीं था आपके पास, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सो हर कोई करता है इसके साथ। वो किया, लेकिन 6 महीने के बाद जब प्रोबेशन खत्म हुआ, देन जो स्टार्टिंग सैलरी उस टाइम पे देते थे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2009, सो इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। उस टाइम पे जब स्टार्टिंग सैलरी हुई वो था 3.2 का पैकेज, एनुअल पैकेज, इंडियन करेंसी। एंड देन मैंने वहाँ पे काम किया है लगभग 2 साल। उसके बाद आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मूव टू यूएस। वो कैसे हुआ? सो जनरली आई केम ऑन L1 वीज़ा। सो अब डिपेंड करता है कि आप जिस प्रोफाइल, NIIT से? NIT के थ्रू ही। अच्छा। सो मेरी जो प्रोफाइल थी वो थी ऑटोमेशन टेस्टिंग की। सो ऑफिस डिपो के लिए मैं जहाँ पे ये अभी काम कर रही हैं, वो आएंगे आप? वहीं पे हम मिले थे एक्चुअली में। तो उस जगह पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था उस कंपनी के लिए, प्रोजेक्ट NIIT के थ्रू? NIT के थ्रू बैठते वहाँ थे हम लोग। तो यहाँ पे हमारी और जो पोजीशन थी वो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए बनी हुई नहीं थी उस टाइम पे। सो आई वॉज अ लकी वन कि पहली अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिली कि आपके लिए पोजीशन खोली गई है वहाँ पे ऑन साइट आने के लिए। देन दे फाइल्ड फॉर वीज़ा फॉर मी फॉर L1 एंड देन आई मूव टू यूएस। सो दैट्स वाज द स्टार्टिंग फॉर मी। आपकी क्या जर्नी रही? आप कैसे इंडिया से यूएस गए, क्या करके गए? मैं पैदा कश्मीर में हुई थी एंड फिर जब माइग्रेशन हुई तो मेरे पेरेंट्स जम्मू मूव हो गए। तो मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई जम्मू में करी। उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए मैं पूना गई। सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से करी। उसके बाद मैंने मास्टर्स करने के लिए मैं यूएस आई और मैंने फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया। सो उस टाइम पे पैसे इतने थे नहीं। आई मीन वी वर नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन। सो आप अपनी स्कूल कॉलेज की फीस भर रहे हो? हाँ, मतलब शुरू के लिए मतलब मेरी मदर ने मुझे थोड़ा हेल्प किया। उसके बाद सारा का सारा पैसा मैंने 4 जॉब्स करके यूएस में। तो ये 4 जो आप कर रहे थे ये अपनी स्टडीज़ के साथ कर रहे थे? हाँ। सो मेरी नाइट क्लास होती थी क्योंकि मास्टर्स यूएस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। सो आई टुक नाइट क्लासेस। और जो दिन में मेरा जो भी टाइम होता था वो मैं 4 जॉब्स करती थी। ऊबर चलाती थी, मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती थी एंड SAT स्टूडेंट्स को टीच करती थी। आई यूज्ड टू टीच मैथ एंड इंग्लिश। और साथ में मैं कभी कभी रेस्टोरेंट्स में काम करती थी, वेटरेसिंग करती थी। तो जो भी मतलब पॉसिबल होता था उस टाइम पे करती थी। बड़ा डिफरेंट है ये, यहाँ पे भी कोई 4 जॉब नहीं करता। तो आपने क्या बोला? ऊबर वेटरेस SAT स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी एंड एक्चुअली कार वॉश भी था और एक्चुअली 5वीं जॉब भी थी मेरी।
जो मैं मैं एक लाइब्रेरियन भी थी अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग भी करती थी, बट वो हर दिन का जॉब नहीं होता था, वो ट्वाइस और थ्राइस कुछ घंटे। तो इंडिया में आपने जॉब नहीं करी थी? इंडिया में जॉब नहीं करी थी कहीं नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब यूएस में 5 जॉब कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो? मतलब क्योंकि मैंने इंडिया में जॉब नहीं करी तो इसलिए मैं डिफरेंस ज़्यादा बता नहीं सकती, लेकिन जो मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंगली ये था कि यूएस में गाड़ियाँ धो के भी ऐसे कभी इज्जत कम नहीं लगी। उतनी ही इज्जत मिलती थी, उतनी ही तमीज़ से बात करते थे जो भी क्लाइंट्स आते थे। जैसे मुझे इतना याद है, जब इंडिया में हमारे घर पे अगर कोई गाड़ी धोने आए या फिर हमारे घर पड़ोसियों के घर में आए तो उनके साथ बड़ी अजीब ढंग से बात करते थे, लाइक उनको बड़ा नीचा समझते थे। लेकिन अब मे भी थोड़ा डिफरेंट हो गया, उस टाइम की बात कर रही हूँ। हम तो अब उनको इक्वली ट्रीट करेंगे क्योंकि कल्चर चेंज हो गया। तो आपको वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? नहीं, क्योंकि मैं देखा ही, मतलब इंडिया से वो देख के आई और फिर यहाँ पे यूएस में आने के बाद वो सब डिफरेंट देखा तो फिर अच्छा लगा कि फिर बुरा नहीं लगता था कि ऐसी जॉब्स करने में, लाइक सब अच्छे से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। शुरू में आपको लगा यार ये जॉब करूंगी? हाँ, शुरू में लगा, बिकॉज मैं उस माइंडसेट से आई थी। लेकिन जब अब ऑब्वियसली पैसे तो भरने थे, रेंट देना था और अपना कॉलेज का फीस भरना था, तो फिर वो तो करना ही था, तो कोई ऑप्शन था नहीं। एंड इनिशियली तुमको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल नहीं जाती वहाँ पे, तो यू हैव टू स्ट्रगल। स्टूडेंट पे इतना मिल रहा है, सो दैट इज गुड। फिर उसके बाद आप ऑफिस डिपो कैसे पहुंचे? उसके बाद जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए एंड लकीली मेरा पहला जॉब ही ऑफिस डिपो में था। मैंने कॉन्ट्रैक्टर की तरह शुरू किया था ऑफिस डिपो में एंड इन 6 months जो मेरी बॉस थी उसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा एंड शी ऑफर्ड मी अ फुल टाइम जॉब एंड देन आई टुक द जॉब। आई मीन तब से ऑफिस डिपो के साथ ही इट्स बीन मोर देन 8 years नाउ। इट्स बीन अ लवली जर्नी। आई मीन ऑफिस डिपो, आई डोंट नो बाकी कंपनीज का कैसा, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी कंपनी में काम किया अभी तक एंड उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो जब आप ये 5 जॉब्स कर रहे थे, अराउंड कितना इनकम हो रहा था उससे? अराउंड इतना था कि रेंट निकल जाता था, और रेंट भी, और हम 3 लड़कियां एक 1 bedroom के अपार्टमेंट में रहती थी, फ्लोरिडा मायामी में। ओके। सो हम 3 लड़कियां एक 1 bedroom के अपार्टमेंट में रहते थे। तो वहाँ पे तो रेंट ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के एकदम पास में था। अराउंड दिन का मैं 1200 मतलब 1000-1200 तक कमा लेती थी। सीरियसली? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मैं कमाती थी, लेकिन मतलब 30 हज़ार हो गया महीने का? नहीं 30,000 कमाती थी, लेकिन उसमें से मेरा पूरा ट्यूशन का फीस जाता था। मेरा रेंट जो था बहुत ज्यादा होता था वहाँ पे, और बट 5 जॉब भी तो है। 5 जॉब्स भी थी, बट हर दिन, बट द थिंग इज हर दिन वो 5 जॉब्स नहीं होती थी। जैसे किसी दिन 5 होंगी, अगले दिन जैसे ट्यूशन का नहीं होगा, बाकी की 3 जॉब्स होंगी। सो हर दिन 5 नहीं हो पाती थी, और किसी दिन मेरा एग्जाम है तो मुझे 3-4 दिन छोड़ना पड़ता था। तो ऑन एन एवरेज मतलब ऐसा होता था 10-15 हज़ार होता था। 10-15 हज़ार निकल जाता था, जिससे मेरा जो सेमेस्टर का फी है वो निकल जाता था, और साथ में खर्चा। फिर जब ऑफिस डिपो में लगी, क्या जंप आया सैलरी में? बहुत बड़ा जंप आया। इनफैक्ट मैंने पहली गाड़ी अपनी जिंदगी की मर्सिडीज बेंज खरीदी थी। मतलब याशी में आ गई थी मैं एकदम सही। तो फिर कार वॉश से एकदम कार खरीद ली। कार वॉश से ड्रीम किया ये गाड़ी तो मैं खरीदूंगी। वो था कि मतलब बहुत बड़ा जंप आया था ऑब्वियसली। और वो कितने की पड़ी थी आपको कार? 65,000 की थी मेरी पहली। ब्रांड न्यू नहीं थी एक्चुअली, इट वाज अ सेकंड हैंड। मैं उस टाइम पे एक्चुअली गाड़ियों का इतना मुझे आइडिया नहीं था। आई वाज स्कैम्ड, मतलब 65,000 नहीं भरने चाहिए थे मुझे। तब इनको मिल चुके थे? नहीं। अच्छा। तो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और यूएस का कुछ क्या सिस्टम है कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि कारफैक्स चेक करना होता है, विच डेफिनेटली एवरीबडी शुड चेक। जब भी कोई गाड़ी खरीदो तो चेक करना चाहिए कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, बिकॉज जब एक्सीडेंट होता है तो उस कार की वैल्यू कम हो जाती है। वो मैंने नहीं चेक किया था, और वो एक्सीडेंटल कार थी, तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा में खरीदी थी। बाद में मुझे बहुत नुकसान हुआ जब मैंने बेची, लेकिन उस वक्त ना सब बड़ा शौक था, नया था। बट अभी तक मुझे आपकी स्टोरी सुन के लग रहा है सब कुछ स्मूथ था आपकी भी, बट इनिशियली जब आप गए न्यू कंट्री में यूएस में, कोई चैलेंजेस आए? बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर समझ नहीं आ रहा था कि किससे कैसे बात करनी है। मैं जब लाइब्रेरी में काम करती थी या फिर अंग्रेज बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ कैसे डील करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वो सब कुछ नहीं पता था। बहुत बार गलतियां करी। मेरे बॉस ने मुझे बहुत अल्टीमेटम्स दिए कि क्या एग्जाम्पल एक बार कुछ ऐसे ही, जैसे हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, यू गे, लाइक ऐसे कुछ मजाक में बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोल देते हैं यार तू क्या गे वाली बातें कर रहा है, तो यू आर नॉट सपोज टू से दैट टू स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कुछ उसने जोक मारा, तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया कि ओ आर यू गे।
उसने जाके अपनी माँ को बता दिया, उसकी माँ कंप्लेंट लेके आ गई हो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। फिर मेरे बॉस ने मुझे अल्टीमेटम दिया, यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी। मैंने कहा मैं तो मजाक कर रही थी। इनफैक्ट But you're not supposed इंटरव्यूज to. में आप ये नहीं पूछ सकते आर यू मैरिड, या सो ये नहीं पता होगा कई लोगों को, बहुत सारी चीजें फिर वो सीखने को मिलती है। आपको कोई चैलेंजेस आए? चैलेंजेस थे एक्चुअली में। सो प्रॉब्लम है इसकी, जब आप इंडिया से आते हो ना और आपने इंडिया में जॉब करी है, यू कैन एक्चुअली टेल द डिफरेंस कि जब यहाँ लैंड करते हो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो जब हम इंडिया में थे, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, और कितने लोग जानते होंगे, सब कितनों ने काम किया है, वो बहुत अलग तरीके की होती है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलना इट्स अ वेरी वेरी बिग डील, क्योंकि हर बंदा गिद्ध की तरह बैठा होता है उस पोजीशन के लिए। अनलेस अंटिल आपके पास या तो अच्छा टैलेंट ना हो, स्किल सेट ना हो, तो नहीं होगा। सो मुझे आज भी याद है कि मेरी कंपनी में मुझे ऐसा होता था कि जैसे होते हैं ना कि जो लोग मैनेजर कंसिडर होते हुए भी कि कोई बंदा सामने मैनेजर है, वो ना दबेंगे, और अगर कोई चीज़ है सही या गलत है वो बोल देंगे। मेरा हमेशा ये रहा है, मैंने कहा यार कि अगर यहाँ जॉब नहीं होगी कहीं और मिलेगी जॉब। अगर आपके पास एज लॉन्ग एज एक इंडिविजुअल के पास स्किल सेट है, आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन अपनी डिग्निटी नहीं खोनी होती है। और अगर जो चीज़ आप डिजर्व करते हो उसके लिए पूरी फाइट करनी चाहिए। सो जब मुझे वो पोजीशन वहाँ यूएस जाने के लिए मिली, तो अभी तक ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, ये फर्स्ट अभी डिफरेंस पता नहीं था आपको? अभी तक पता नहीं फिर था। क्या लगा आपको? सो वो मिलना और आपके लिए इनवाइट आना यूएस से, बीइंग एन इंडियन गाय कि जिसने सिर्फ करा ही सब देसियों के बीच में काम है, उसको नहीं पता है वो चीज़ के बारे में। और हमारी जो लोकेशन थी जहाँ पे हम काम करते थे, गुड़गांव में, वहाँ पे कोई भी फॉरेनर नहीं बैठता था, इट वाज ऑल इंडियंस। तो अब आपको जाना है, और ऊपर से क्या होता है कि आपके दिमाग में ना एक हवा बिठाया जाता है स्टार्टिंग में जब आते हो। हमारा पूरा पोर्टल था जिसके ऊपर ये लिखा था कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वहाँ जाके घबराहट थी, ईमानदारी से बोलता हूँ, और ये नेचुरल भी है कि आप जब वहाँ जाओगे आपको पता नहीं कि आप किससे क्या बोल जाओ। जब यहाँ आया स्टार्टिंग के 15-20 डेज मुझे अभी भी याद है कि इट वाज नॉट वेरी स्मूथ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से डील करूँ इन लोगों के साथ, कैसे कैसे बात करूँ, क्या बोलना है क्या बोलना क्या। मुझे आज डर, थोड़ा डर रहता है, हल्का डर रहता है। आप कितना ही कह लो कि आज मैं बोल सकता हूँ कि इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, इट्स फाइन, बट जब वो मोमेंट था मुझे पता है कि इट वाज नॉट दैट ईजी। लेकिन आपको रिस्पेक्ट भी रखनी है, और आपको ये भी दिखाना है कि यार आपको ये पोजीशन मिली है ना, यू हैव टू प्रूव दैट थिंग कि भाई ये आपको पोजीशन ऐसे नहीं मिली है, आपने काम किया है, आपको तब यहाँ पे डिजर्विंग पोजीशन थी, आपको मिली है। मेरे को भी आज भी याद है, मेरा फनी इंसिडेंट था। तो हमारी एक मैनेजर थी, राड का नाम था उनका, तो ऑफिस डिपो की, उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया, मुझे हम लोग कुछ डेटा शेयर कर रहे थे बेसिकली। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीपक व्हेन यू स्पीक लिटिल स्लोली, क्योंकि ये मेरे में है, मैं बहुत नहीं, इंडियंस को वैसे ही बहुत जल्दी रहती है वर्ड्स बोलने पर की। मिनट, क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है, जितनी जल्दी बोलेगा ना तू, तेरी ये तो बड़ी फ्लुएंटली बोल रहा है, चाहे उसने ग्रामर की धज्जियां उड़ा दी हो, एग्जैक्टली। उसने फटाफट बोलनी और वो जो बंदी थी वो थी यूरोपियन, तो वो ना और वो और स्लो बोलते हैं, वो इतनी आराम से बोलती थी एक बात को, तो क्लैरिटी, हाँ क्लैरिटी है, बहुत धीरे वर्ड यूज़ करती थी वो। तो मुझे लगा वहाँ पे, मैंने कहा यार, तो मैंने कहा आपको समझ नहीं आया, लाइक आई आस्क्ड हर, तो उन्होंने कहा यार आप जब बोलते हो ना इट गोज थ्रू सो फास्ट कि मुझे समझ नहीं आता कि आपने एक्सप्लेन किया क्या है मुझे। मैंने उसके बाद से मुझे ओके, मैंने कहा आप थोड़ा धीरे बोला। कई बार मुझे ये भी टोक चुकी थी कि यार दीपक यार थोड़ा धीरे, जब उस पे आते हैं मिले, अभी स्टोरी में हम मिले नहीं हम उसके बाद भी आदत नहीं गई नहीं इतने सारी इसको कोशिश करता हूँ, लेकिन ईजी नहीं था वो पूरा का पूरा ट्रांजिशन, हर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक बार आप सेटल हो गए, उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा अमेरिकन कंपनी के साथ काम करने में बहुत डिफरेंट है इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी में आपको जनरली पता है हमारे क्या फंडा क्या, ये हकीकत है, वो नहीं चाहेंगे कि आप इतनी सही से ग्रो करो, ये हकीकत है, नो मैटर व्हाट, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हकीकत है। अमेरिकन कंपनीज के अंदर आप काम कर रहे हो, वो आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो, हाई लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, फॉर श्योर होती है, लेकिन जब आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि आई वॉज अ ऑटोमेशन इंजीनियर, तो अगर मैं काम कर रहा हूँ, आई वॉज अ लीड हेयर, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ लीड, लेकिन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली अगर मैं वो डिलीवर कर पा रहा हूँ, एंड दैट इज That's it. They don't even shy away from appreciating you. यहाँ पे like जैसे अगर तुमने कुछ किया है अच्छा, which is like you know to talk about, यहाँ पे ऐसे बहुत openly तुम्हें appreciate करेंगे। इंडिया में like ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड चले जाएंगे अगर appreciate कर दिया, बहुत मुश्किल से अप्रिशिएट कर दिया तो इसको अवार्ड और रेटिंग देनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ हमारे टाइम में, आज का मुझे पता नहीं आजकल क्या है क्योंकि बहुत वक्त से काम नहीं किया कभी इंडिया में। तो जो अवार्ड में पॉलिटिक्स हो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो फिल्म अवार्ड होते हैं ना, स्टार ऑफ द मंथ, वो उनको दिया जाता है जो मैनेजर के चहेते होते हैं एकदम, भले ही वो डिजर्व करते हो ना करते हो, और ये हकीकत है, ये
थ्रू आउट स्पेशली आईटी कंपनीज में इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है इट्स अनदर लेवल. बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे जैसे चलो उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, बट रिटेन करना है किसी को तो उसको रेटिंग अच्छी दे दो, अप्रेजल अच्छा दे दो, या ऑन साइट दे दो. आपका इसलिए तो नहीं मिला था ऑन साइट, रिजाइन तो नहीं कर दिया था? मैंने ऑनेस्टली बोलूं सो मेरी ओके, अगर मैं आप इसका आना चाहते हो सच निकल गया. सच बताया था. तो हुआ ये कि मुझे आज भी याद है मेरी 3 घंटे की मीटिंग हुई थी, यू वोंट बिलीव. सो अगर आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हो थोड़ा कर देता हूँ. इट वाज नॉट सो द थिंग इज लाइक कि अगर धमकी सो अब आपको पता है कि जो फ्रेमवर्क, जो हमारा टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, आई डिजाइन दैट फ्रेमवर्क. अगर आपने फ्रेमवर्क डिजाइन किया है और आप सिर्फ ये देख सकते हो कि कोई बंदा उसका एडवांटेज लेके चला जाए, नॉट दैट गाय. आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन कि कोई बंदा आए और आपका एडवांटेज लेके चला जाए. ये नहीं हो सकता. सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है यार, मैं आपको पुश नहीं कर सकता हूँ. तो मेरी आज भी मुझे वर्ड याद है, मेरी एक हमारी लेडी मैनेजर थी, वो बैठी हुई थी और हमारे वीपी आए थे. वो उस लोकेशन पे स्पेशली आए हैं क्योंकि मैंने रिजाइन मार दिया है बात करने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा था. सो मैंने उनको बोला कि मैं आपको पुश नहीं करूँगा. अगर आप मेरे को प्रमोट नहीं कर सकते हो या मेरे को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हो, देन मेरे को ना प्रोजेक्ट से रिलीज कर दो. इधर आई गो इनटू सम डिफरेंट प्रोजेक्ट जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हों. और हर किसी का हक है ये, अगर वो बंदा काम कर रहा है, एवरीवन शुड फाइट फॉर देयर राइट्स. दैट्स करेक्ट. सो आपने क्या किया, मैंने उनको बोला कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे को रिलीज कर दो. तो उनका जवाब ये था कि दीपक यार, इतने टाइम आपने दिया है, इतना आसान नहीं होता कि आपको रिलीज कर दें. अंडरस्टैंड. मैंने कहा कितना टाइम दोगे आप? 3 महीने का अल्टीमेटम था कि 3 महीने बाद आप मुझे दे रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि मैं पुश कर रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्ती थोड़ी है. हो सकता है वो नहीं कर सकते थे, लेकिन पुश नहीं है, तो आप मुझे रिलीज कर दो. 3 महीने से पहले मेरे को ऑफर आया कि मुझे ना कि प्रमोशन बल्कि मुझे ऑन साइट मिल रहा है अपॉर्चुनिटी. देन द जर्नी समझ रहे हो? अच्छी तरीके से सीखनी पड़ेगी. चलो आप स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. अब आप ये कैसे आए स्टोरी में, कैसे मिले आप? ऑफिस डिपो में सेम ऑफिस में काम कर रहे हो तो कैसे मिलना हुआ? क्विकली लव स्टोरी भी बात करते हैं. किसने किसको पहले देखा? they actually let me give you little idea कि हुआ क्या था पहले, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी. सो हम लोग काम दोनों ऑफिस डिपो में करते थे, बट हमें पता नहीं था कि हम दोनों ऑफिस डिपो में. मुझे पता चला थ्रू फेसबुक. सो एक दिन एक ड्रंक नाइट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी वापस, तो ऐसे फेसबुक पे वो रिकमेंडेशंस दिखाते हैं तो सजेशंस दिखाते हैं. तो मैंने देखा कि ये है, मुझे इसकी फोटोज बहुत अच्छी लगी. एंड मैंने देखा कि ऑफिस डिपो में काम करता है. मैंने कहा मुझे कैसे नहीं पता है ऑफिस डिपो में काम करता है. तो मैंने एग्जैक्टली नशे की हालत में मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी. और हमारे इतने सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, मैंने 1-2 को मैसेज भेजे, कौन है ये लड़का, मुझे कैसे नहीं पता है ये वो. उसके बाद जब मैं रात को सो गई, सुबह जब मैं उठी तो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी हुई थी. मेरे फ्रेंड्स के रिस्पॉन्स आए थे कि अरे वो भी सिंगल है, यू वांट टू मीट हिम एंड ऑल. तो फिर मैंने बोला ठीक है, मतलब कहाँ रहता कहाँ है, मतलब है किधर. तो उन्होंने बोला कि ऐसे, मैं नॉर्थ साइड पे थी, वो साउथ साइड पे था. मतलब ऑफिस डिपो का जो हेडक्वार्टर्स है बोका रेटॉन फ्लोरिडा में, वो बहुत बड़ा है. तो मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आई वुड हैव नोन हिम. सो फिर मुझे जब पता चला कि वो उस साइड पे, तो मैं मेरी फ्रेंड को लेके कॉफ़ी ब्रेक पे निकल पड़ी इसकी तलाश में. सो पूरा छप्पा मार दिया, लेकिन नहीं मिला वो. एंड देन मैंने कहा चल छोड़, नहीं है, पता नहीं कहाँ है. तो हम लोग कॉफ़ी के लिए जा रहे थे नीचे कैफेटेरिया में. एंड देन वी जस्ट पास्ड ईच अदर. मूवी वाला सीन लग रहा है. मूवी वाला ही था. एंड देन मैंने तो उसको चेकआउट किया एकदम ऊपर से नीचे. एंड ही वाज वेरी शाय, लाइक उसने ऐसे एकदम से करके देख के सर रो कर दिया. उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई. एंड हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे कम्युनिटी में. एंड ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव पर्सन, लाइक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव व्हेन इट कम्स टू गेम्स एंड स्टफ. तो वो सबके साथ एकदम लाइक बहुत ही ज्यादा, अरे बॉल दे यार, क्या कर रहा है तू, ऐसे हरवा दिया तूने, ऐसे चिल्लाता रहता था. लेकिन जब मेरे साथ डील करने की सिचुएशन होती थी, अरे आप करना चाहते हो, आप लो वॉलीबॉल ले लो. पीछे में दोस्त गाली देते हैं साले, मेरे को तो तू गाली देता है, वही चिल्लाते उसके साथ तो कुछ नहीं कर रहा. सो देन हम लोग मिलने लगे काफी ज्यादा, वी इंटरेक्टेड. एंड देन he fell in love with me first. He told me that he loves me. And then that time मेरा mentally, मैं शादी के उसमें नहीं थी. He wanted to marry. He was in that zone, but मैं zone में नहीं थी. But आपने पूछना चाहूँगा, आप वो तो चलो फेसबुक ये पसंद आ गए थे, आपको क्या हुआ था, मतलब फिसल गए थे? फिसल गया था मैं. एक तो ये था कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैडम ने मिस कर दी है. तो जब ये मिली मुझे, आई थिंक इट वाज मार्च ऑफ 2017, राइट? सो यू वोंट बिलीव कि मैं ऑलरेडी अमेरिका से पैक करके वापस जा रहा हूँ. हाँ राइट, आई फॉरगॉट. सो आपके आई एम सिंगल चाइल्ड, तो अब घर पे मम्मी है, घर वालों ने इशू कर रखा था कि भैया आ जाओ, शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना चले जाओ.
और यूएस में क्या है कि आपको ऐसा बंदा इंसान मिलना जो आपसे रिलेट कर पाए ज़्यादा, इट्स नॉट ईजी। और मेरा थोड़ा टारगेट ये भी था कि यार कि मुझे ना, क्योंकि होता है कि लैंग्वेज बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है कि अगर नॉर्थ इंडियन होगा पर्सन तो मेरे लिए ईजी रहेगा उसके साथ कम्युनिकेट करना एंड ऑल। तो मैं ऑलरेडी अपनी एनआईटी में बोल चुका था, ऑफिस डिपो को पता था कि मैं यहाँ पे, मेरा एक्सटेंशन नहीं फाइल करेंगे ये लोग, क्योंकि मैं अप्रैल मई के आसपास जा रहा हूँ वापस। और उससे पहले ही मिल गए। फरवरी में मिली है। मतलब आज भी हम जब सोचते हैं, मैंने कहा नसीब था कि मेरे को वहाँ कंटिन्यू हाँ, करना मतलब था। वो बहुत ही डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट था कि मैं रुका। इसने मुझे बोला भी, क्योंकि अभी फाइनल नहीं था, इसने हाँ नहीं बोली थी कि हम शादी या आगे बढ़ने वाले हैं। एक होता है ना कि आपके दिल में वो फीलिंग आती है कि यार कि हाँ यार अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगर मैं चला ही गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं। He had even packed his bags, like उसने अपना लीव सब खत्म करके अपने सारे बैग्स पैक करके अपने दोस्त के घर में रखे थे। He was just gonna leave. But मूवी वाला ही लग रहा है सीन। इट वाज फिर कब डिसाइड हुआ कि फिर चलो कर ही लेते शादी? हम लोगों ने आई थिंक अराउंड ईयर डेट किया है आई थिंक। हाँ, मतलब so I took some time and then I realized that I love him back. So I told him, then we moved in together to see अगर हम compatible है। वैसे तो हम लोग काफ़ी देर साथ में रहे, हमने देखा कि हमारी compatibilities अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो फिर उसके बाद he waited for my mother to come to US, meet her, and then पहले इसने मेरी मॉम से पूछा is it okay if वो मुझे प्रपोज करे फॉर शादी। तभी कहते हैं थोड़ा कल्चर बचा हुआ है हल्का। सो मम्मा से परमिशन लेके उसने मम्मा के साथ ही मिलके मेरा पूरा प्रपोजल प्लान किया ऑन 31st December एंड ही प्रपोज टू मी एट 12 o'clock इन वेस्ट वर्जीनिया। इन वेस्ट वर्जीनिया। इट वाज ब्यूटीफुल। ये मूवी की स्टोरी लग रही है। शी एक्चुअली हमने पूरा वेबसाइट का, जब हमने शादी करी थी, हमने यूएस में शादी करी थी हम लोगों ने, और इसको शौक था बहुत ज़्यादा जो वाइट वेडिंग करनी थी। वाइट वेडिंग करनी है। सो मैडम ने अपना वो पिक्चर्स देखी है मैंने। या सो थैंक यू। एंड पूरा का पूरा हमारा जो वेबसाइट भी हम लोगों ने बनाया तो उस पर मैडम ने पूरी स्टोरी सब लिखी थी कि कैसे कैसे मिले, सब क्या हुआ। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। वो मैं सीरियस, तो तब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था? नहीं बट हम घूमते थे, वी वर ट्रैवलिंग। हमने इनफैक्ट हमारा हनीमून के बाद, हनीमून वाज अ लास्ट स्टेट, सो हमने जो सारी की सारी स्टेट्स यूएस की हमने जो कवर करी थी वो कितनी करी थी वो बताओ थोड़ा। So together probably 40 something, लेकिन in total I have done 50 states and साथ में हमने बहुत सारी states करी। बहुत सारी करी। टॉप 3 अगर मैं बोलूँ क्या लगा आपको? Hawaii for me, Alaska, and I have a thing for West Virginia because same you know he proposed to me there. But beauty wise Colorado also can be at the same level. तो फिर आफ्टर मैरिज कितने साल रहे वहाँ पे आप? हम लोगों ने वी गॉट मैरिड इन 2018। उसके बाद 2019 एंड तक हम वहीं थे। देन 19 में हुआ ये कि अगेन वीज़ा का जो है यूएस का सिस्टम दूसरा है, तो मेरा जो एक्सटेंशन था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो एक्सटेंशन मेरा H1 का था मेरा लॉटरी में आया नहीं था, तो अब हमारे पे ये ऑप्शन नहीं था कि हम यूएस में कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर नाउ। तो हम लोगों ने फिर कनाडा का पीआर के लिए एप्लीकेशन। आपका? मेरा वीज़ा ठीक था, बट ऑब्वियसली आई डिडंट वांट हिम टू गो बैक टू इंडिया, सो वो मुश्किल हो जाता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कनाडा का ट्राई करते हैं, सो दैट इट्स ईजियर। कि उस टाइम पे कोविड था नहीं और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, बट आई वाज लाइक कि हम लोग थोड़ा बैक एंड फोर्थ कनाडा यूएस में करना पॉसिबल होगा, इंडिया के साथ नहीं कर सकते। सो उससे हमने कनाडा का पीआर अप्लाई किया, सो दैट वी बोथ हैव द पीआर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू वर्क एंड देन आई कैन मूव। उस टाइम पे कुछ रिसर्च किया कनाडा के बारे में, कैसा होगा? रिसर्च करी थी, रिसर्च तो काफ़ी रिसर्च करी थी इन अ वे, बिकॉज यूएस एंड कनाडा के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज़ है, सो बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं उनके बीच में, सो और ईजियर टू कम्युनिकेट, लाइक यू नो अगर जैसे कम्यूट करना भी ईजी हो जाएगा, किसी फ्लाइट ली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो रिसर्च उस सेंस में, क्योंकि हमारे पास दोनों के पास जॉब्स थी, सो इवन दीपक ही हैड अ जॉब, लेकिन उसके पास वीज़ा का इशू था, तो उसकी कंपनी कनाडा से भी उसको काम करने के लिए अलाउ कर रही थी। सो हमने जब रिसर्च करी थी हमने ये नहीं देखा था कि जॉब्स है कि नहीं, क्योंकि टचवुड उस टाइम पे हम दोनों के पास जॉब्स थी, तो वो एक साइड हमने रिसर्च थोड़ा कम किया था। देखा था हमने ऑफ कोर्स, पता ऐसा बेसिक रिसर्च करी थी कि है कि नहीं जॉब्स यहाँ पे, जो हमें लगा था कि है, लेकिन पैसे कम थे, बहुत डिफरेंस था। लेकिन फिर हम जॉब्स के साथ ही आए थे तो वो नहीं देखा था। लेकिन हाँ, हम लोग को थोड़ा डर था कि क्योंकि हम फ्लोरिडा में रहते थे कि शायद ठंड हमें बर्दाश्त ना हो, सो वी वर अ लिटिल, बट कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। सो यहाँ पे फिर कोई चैलेंजेस आए? बिकॉज कहते हैं हम यूएस और कनाडा सेम है कल्चर वाइज, बट रहने में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस है। यू विल गेट द फीलिंग कि यहाँ पे इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूएस। हम जब आए थे यहाँ पे, हमें आज भी याद है कि जिस मोमेंट पे हम आए थे उस टाइम पे जो हमारी थॉट प्रोसेस थी कनाडा के बारे में, आज वो नहीं है, चेंज हो गई। वो 3 साल के अंदर ही वो चेंज हो गई है।
हमें उस टाइम पे बहुत चीज़ें पॉजिटिव लग रही थी कनाडा के लिए, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे, और ये केवल हमारे पर्सपेक्टिव नहीं है, हम जिनसे भी बात करते हैं जो काफ़ी यूएस से स्पेशली आया। जो स्पेशली यूएस से आए यूएस में आप कितने साल रुक के आए थे दोनों? हम लोग रहे यूएस में, मैं 2012 से 2020 तक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है वहाँ पे, बहुत लंबे टाइम तो 7 इयर्स फिर आप यहाँ पे आए हो? फिर अभी हम यहाँ पे हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमें यूएस का पता नहीं, पता नहीं, 1 साल रुक के आ गए। एग्जैक्टली हम बहुत लंबा टाइम वहाँ रुके, तो हम डिफरेंस बता सकते थे कि हाँ यार हम लोगों ने वहाँ क्या क्या देखा है और यहाँ क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या लगा मेजर डिफरेंसेस फिर? मेजर हम ये कह लें कि वहाँ पे जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, जैसे गन वायलेंस हो गया, या वो मानते हैं, वो अपनी जगह पे हैं, रेसिज्म की बात बोली जाती है कि हाँ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और हम कभी डिनाई नहीं कर सकते कि भाई लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आपने कभी यूएस में फेस किया? मैंने कभी फेस नहीं किया, आई थिंक ईशा ने भी कुछ डायरेक्ट नहीं किया, बट फ्रेंड्स है हमारे जिन्होंने डायरेक्ट नहीं किया। डायरेक्ट नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि है या नहीं है, हम कमेंट नहीं कर सकते इस बात पे। लेकिन यहाँ पे हमें जो एक्सपीरियंस, स्पेशली वो मैं कभी भूल नहीं सकता, जो हमारा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था यहाँ पे, बेस्ट एक्सपीरियंस आज तक का, इतना स्मूथ, और यू कैन नॉट टेक अवे दोज थिंग्स जो बहुत अच्छी पॉजिटिव रही हैं यहाँ पे। सो जब हम यहाँ पे आए, वो एक बंदा जिसने हमें डॉक्यूमेंट साइन करके दिया था, इट टुक अस 5 मिनट विद अ स्माइलिंग फेस एंड सॉफ्ट लैंडिंग जब हमने करी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और आज तक हमारा जितना भी कनाडा के अंदर ट्रैवल का एक्सपीरियंस रहा है, सो फार इट रियली वेंट वेल। यूएस ऑन द कॉन्ट्ररी इट्स लिटिल डिफरेंट। जब आप फॉर एग्जांपल इंडिया से यूएस जाते हो और जब आपका इमिग्रेशन होता है, वो हर कोई जानता है, इट्स नॉट दैट कूल देयर, लाइक इट्स लिटिल, थोड़ा आपको फीलिंग आएगी। आई वुड कॉन्ट्रडिक्ट हिम अ लिटिल बिट हियर। मुझे मतलब 3 सालों में जो समझ आई है चीज़ें, अब जो मुझे ऐसा फील होता है कि यूएस डेफिनेटली स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा वेरी नॉट एट ऑल लीनियंट अबाउट दीज इमिग्रेशन थिंग्स, बट ऑल्सो बिकॉज दे आर सिलेक्टिव इन हाउ मेनी पीपल दे आर गेटिंग इन, हु दे आर गेटिंग इन. On the contrary, what I've realized now, like after living here for 3 years, is Canada में you will see a variety of people. मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब बुरे हैं, absolutely not. I don't have the right to say it. But there are a lot of people जो मुझे लगता है deserving नहीं है to be in a country like this, because they come in with a mindset to like do jobs सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कुछ growth like mental growth नहीं होती है, वैसा ही mentality लेके चलते हैं, and then ऐसी चीज़ें फैलाते हैं जो are not good for because we have to understand we are living in a country. Canada is not our country. I mean, of course, हम लोग जब citizen बन जाते हैं, हम लोग फिर भी it will always be our second country. हमारी पहली country सबकी इंडिया ही रहेगी. So we understand that part. But जब तुम यहाँ पे आते हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके भी अडाप्ट करने पड़ते हैं. तुम्हें थोड़ा अपना माइंडसेट में थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है. इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह से करना पड़ता है. गंदगी नहीं फैलानी होती है, ज़्यादा शोर मचाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में चल जाती है. मुझे नहीं लगता कि हमको इन कंट्रीज़ में आके भी ये सब कुछ करना चाहिए, जो मैंने देखा है. बट यूएस में आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा. ओके, ये मैंने डेफिनेटली डिफरेंस देखा है. ऊपर से रीज़न ये भी आई थिंक कि जो उनका सिस्टम है इमिग्रेशन का, जो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फिल्टर्ड ऑडियंस आती है, या थोड़ी ज़्यादा. बट स्टूडेंट्स तो वहाँ भी जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, बट उनमें भी बहुत ज़्यादा. सो जैसे यहाँ पे जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एजुकेशन इस पे पर्पसेस के लिए आए थे, और जो जैसे मैं खुद भी एजुकेशन के लिए ही यूएस गई थी, जो मेरा पूरा प्रोसेस था ऑफ गेटिंग इन वाज अ लॉट मोर डिफिकल्ट देन व्हाट अ पर्सन गोज थ्रू हियर. जैसे वहाँ पे मेरे पास एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि मेरा जीआरई का स्कोर इतना होना चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. मेरा आईलेट्स का या फिर टोफल का ये स्कोर होना चाहिए. यहाँ पे जैसे हम लोग जिन बच्चों के साथ भी बात करते हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना कम है कि इट इज़ वेरी ईजी फॉर, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट इट्स वेरी ईजी फॉर एनीबडी टू कम हियर. लाइक मुझे ऐसा फील होता है. वही कहानी है कि थोड़ा फिल्टर थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ पे. जिस तरीके से जिस क्रीम को उठाते हैं वो, तभी लाइक अगर हम ये सिर्फ ये कह दें कि यूएस कनाडा से जुड़ता है तो बराबर है, दे आर वे डिफरेंट. इकोनॉमीज दोनों की वे डिफरेंट. सो जो चीज़ आप यूएस में अचीव कर सकते हो, वो आप कनाडा में आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें अचीव करने की. सो देयर इज अ मनी वाइज इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. अगर आप यंग है ना और आपके अंदर एक फायर है कि भाई मुझे पैसा बनाना है, यूएस इज द बेस्ट प्लेस ऑन दिस प्लेनेट. यहाँ पे भी लोग मेहनत करते हैं. आप जैसे कह रहे हो, आपने भी 5 जॉब करी, यहाँ पे भी 5 जॉब करते होंगे, बट उतना कोई अर्न नहीं कर पाएगा. मेरे को आज मैं आपको बता रहा बिकॉज़ वो आधे से ज़्यादा पैसा तो टैक्स में चला जाएगा. आपको शायद आपसे भी किसी ने बोला होगा, मेरे कितने यहाँ पे जो जान पहचान के जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलते हैं, दीपक यू आर लकी कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम यूएस जा सकते हो. अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिले ना, मैं लिटरली जो भाग जाऊँगा. सो ऐसे हैं लोग. और ये आप ना कहो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं. सो ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. बट क्या रीजंस हैं कि चलो अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो पीआर आपका फिर इजीली हो गया था. ये आपको चैलेंजेस लगे, टैक्सेस वगैरह आप कह रहे हो कि आपकी यूएस की जॉब थी एंड डबल टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं.
तो उससे भी थोड़ा सा इफेक्टिव होगा। फिर यहाँ पे घर कब आपने लिया? 1 साल हो गया, लास्ट ईयर हमने घर खरीदा। सो ये एक चीज़ जैसे यहाँ पे ये एक अच्छी बोलूँगी कनाडा के बारे में। वहाँ पे आपने नहीं लिया था? नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। प्लीज बट सो रीज़न ये था वहाँ पे घर नहीं लेने का इतने सालों रहने के बाद भी, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ टफ एज वी जस्ट सेड। तो होता क्या था कि हमको हमेशा एक डर लगा रहता था कि हम लोग जैसे लेट्स से इंडिया गए, घर गए या फिर कहीं बाहर निकले कंट्री के, हमें हमेशा डर लगा रहता था कि हम वापस आएंगे, हमको अंदर लेंगे कि नहीं। यू नेवर नो, लाइक क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके सबसे बड़ा हैं। ना रेस्ट्रिक्शन। ये सबसे बड़ा से, और ये यहाँ का बहुत अच्छा यहाँ ये बहुत अच्छा लगता पीआर मिल गया आपको, यू आर रिलैक्स्ड। अगर आपके पास जॉब है या कभी किसी अनफॉर्चुनेट हो गया आपका जॉब नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं रहा है। है यूएस में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो हम हमेशा सोचते थे, हम बात करते थे कि यार हर समय हमको डॉक्यूमेंट देखने हैं, अभी हमें देखना है कि अब एक्सटेंशन फाइल करना है, अब ये करना है। इट्स वेरी डिफरेंट। और यूएस में एक रूल भी है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है, लेट्स से आप H1 पे है जो वहाँ का एक वर्क वीज़ा होता है, या फिर L1 पे है, अगर आपने नेक्स्ट 3 महीनों में जॉब नहीं ढूंढी तो आपको निकलना पड़ेगा। तो जैसे लेट्स से कि अगर हमने घर ले लिया होता वहाँ पे और 3 महीने भगवान न करे हमें जॉब नहीं होती तो हमको तो छोड़ना पड़ता। घर का क्या करते यू वोंट बिलीव, देयर इज अ किस्सा बताता हूँ आपको। सो हमारे मेरे जान पहचान के फ्रेंड थे, उनको हस्बैंड वाइफ एंड उनका बेटा था बेटी मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको अपना घर की इंडिया में एक प्रॉपर्टी थी, तो उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से जाना पड़ा इंडिया। जब वो वापस आ रहे थे उनका स्टैंपिंग नहीं हो पाई, इट वॉज कैंसल्ड। जबकि उनके पास जॉब थी, सब चल रहा था, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे जो फर्क नहीं पड़ता। यूएस का थोड़ा अलग हिसाब किताब है इस मामले में। वो नहीं जा पाए। अब क्या हो रहा है कि आप वो एक्सटेंशन फाइल कर रहे हैं, कुछ भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि उसको कर दिया जाए, नहीं हुआ उनका। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अब आप एक बंदा है जो घर चला रहा है और वही वहाँ नहीं है। उनको जो वहाँ पे उन्होंने घर लिया था वो बेचना पड़ा। जो सिचुएशन ये है जो ईशा बोल रही हैं, उन्होंने यूएस में घर लिया था, उनकी वाइफ को उनके बच्चे को इंडिया वापस आना पड़ा। सो ये ना बहुत अनसर्टेन चीज़ें हैं। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे कनाडा के अंदर। आपका घर है, ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी है मेरे लिए, बहुत बड़ी है ये, और बहुत मतलब बर्डन डालती है माइंड पे। अगर मैं वहाँ पे रह रहा होता और मेरे साथ ये सिचुएशन होती ना, मैं तो इंडिया वापस चले जाता या फिर मैं कनाडा आ जाता। बिकॉज ये जो अनसर्टिनिटी है, बिल्कुल लाइक आप बंद के रह रहे हो, करेक्ट। आप कंट्री से बाहर नहीं जा सकते, मतलब हमेशा आपके माइंड में वो डर सा रहेगा। तो ये उन सब चीज़ों के आगे जो कनाडा के कौन से जो हम डिस्कस करेंगे, उनके आगे मेरे लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, हम भी मानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है वो ये एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ इतनी बड़ी है ना, एक मेंटल रिलीफ होना। क्योंकि आप अगर हमेशा इसी उसमें पड़े रहोगे कि यार आपकी कल होगी या नहीं होगी, घर ले पाओगे नहीं ले पाओगे, पता चल के कल मेरा वीज़ा खत्म कर देंगे, ये बहुत बड़ी चीज़, एक सुकून है इंसान किसी इमरजेंसी में घर जा पाओगे नहीं जा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ऐसा होता है जैसे हम अभी भी मुझे जॉब के लिए यूएस जाना पड़ता है ऑफ्टन। तो जैसे हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं यूएस जाने के लिए, एक डर में धक 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 होता अभी रहता वो है। आदत पड़ी है। हाँ, लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं एकदम राजा की तरह आते हैं, अरे ये लोग पीआर कार्ड अंदर आ गए। ये जो रिलीफ बहुत बड़ी पावर है इस चीज़ की। कनाडा में हम हर जगह की ना, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया। हाँ, इमिग्रेशन वाइज आई थिंक ये कंट्री बहुत लोगों को सोलेस देती है। और एक और चीज़ जो यहाँ का इन जनरल लोगों का एक्सपीरियंस है ना, अगर आप जनरली बैंक्स में जाओ, एसएसएन के लिए गए, हम लोग जब भी गए हैं, काफ़ी लोग बोलते भी हैं बहुत अच्छा है। एसएसएन, सॉरी सिन आज भी मुझे एसएसएन नहीं आता है। हाँ, आज भी कई लोग, मतलब मैं भी, मेरे मुंह से भी फ्लैट निकल जाता है, बट यहाँ पे तो कॉन्डो बोलते हैं ना। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। नहीं, मैं एसएसएन बात कर रहा था, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट, वही तो कि पुराना, मतलब हाँ पुराना वाला, एग्जैक्टली हमें वो याद रहता है ना। मैं दिल्ली वाली चीजें बोलता हूँ कि मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो अच्छा नहीं, गो ट्रेन। एग्जैक्टली। सो हमें आज भी याद है, हम एसएसएन नंबर के लिए गए थे। स्मूथ एक्सपीरियंस, इतना नाइसली बंदा बात कर रहा है। यूएस में और यहाँ पे लोगों में हर कोई बोलता है, वो थोड़ा फर्क है लोगों से डील करने का। अब मैं इस चीज़ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो पर्सनल एग्जांपल है, ठीक है। बहुत लोगों ने सेम चीज़ हमें कंफर्म भी करी है। हम जब कार से बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, जब यहाँ से यूएस में जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जैसे ही आते हुए आते हैं ना, बड़ा एक्सपीरियंस यही बोल रही है वो, same। और वो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ पीआर, द वे दैट पर्सन डील्स विद यू, टॉक टू यू, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लगता है अच्छा, बड़ा फ्रेंडली है वो। हमारी कार में कुछ होगा भी नहीं ना, यूएस वाले से आप बात करोगे लगेगा मैं बम तो नहीं रखा हुआ गाड़ी में। वो ऐसे डरा देते हैं ना भाई। यही मैं आपको बोल रहा था कि आप इमिग्रेशन पे जाओगे ना, अपने डॉक्यूमेंट, आप पे सब कुछ है, एंड यू आर कमिंग देयर विद फुल लेजिटिमेसी। उसके बाद भी आपके दिल में रहेगा यार पता नहीं जाने देंगे कि नहीं देगा, या मुझे कोई ना कोई रीजन देगा और कैंसिल कर देगा ये। सो वो लगा रहता है उस चीज के लिए। कनाडा आई थिंक आज तक भी वो चेंज हुआ है कभी, और पता नहीं कभी होगा या नहीं होगा। तो अभी कनाडा में कितना टाइम हो गया? कनाडा में हम आए थे 2020 फरवरी में,
सो आई थिंक इट्स मोर देन 3 years now. मतलब और कैसा एक्सपीरियंस रहा? घर तो आपने चलो ले लिया, दैट इज गुड, यूएस में नहीं ले पा रहे थे। हाँ, तो घर ले तो लिया, लेकिन यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है उसने हमें एहसास दिला दिया कि यार थोड़ा जल्दी तो ले लिया है या लेके गलती तो नहीं कर दी है. सो क्योंकि यहाँ का टैक्स जिस तरीके से जा रहा है, इट इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन. सो तो अगर आपका भी यूएस कनाडा दोनों तरफ से टैक्स कट रहा नहीं, मेरा क्योंकि मैंने यहाँ पे एलएलसी खोल रखी है अपनी. जब मैं आया था पहला दिन एलएलसी खोली US थी में? कनाडा में. अच्छा. कनाडा में सबसे पहले दिन एलएलसी खोली एंड देन आई एम self-employed. I'm doing a self-employed like contractorship for a US company. So अभी कुछ layers हैं बीच बीच में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेंडर के लिए काम कर रहा हूँ, वेंडर के साथ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, एंड एक और सर्कल होता है बीच में, वो होता है जो आपको पैसे देता है कैनेडियन में. सो क्योंकि वो जो वेंडर हैं वो यूएस वेंडर हैं, तो वो आपको, जो लोग काफ़ी काम करते हैं यहाँ पे उनको पता होगा, तो यूएस वेंडर जो होंगे वो डायरेक्टली आपको कैनेडियन में नहीं दे सकते. सो वहाँ पे क्या होता है, छोटी छोटी कंपनियाँ जनरली काफ़ी इंडियन चला रहे होते हैं, सो वो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, उनके चैनल के थ्रू आता है, वो अपना थोड़ा कमीशन काटते हैं एंड देन दे विल गिव यू द मनी. बट वो काम ही ये करते हैं, वो उनका कंपनी का पर्पस ही होता है बस कन्वर्ट तो करना. अगर आप ये कर लो तो फिर आपका फिर टैक्स डबल नहीं हाँ, लेकिन मेरी कंपनी जो है, मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर है, और मैं फुल टाइम के अपने बेनिफिट्स छोड़ना नहीं चाहती, तो इसीलिए आई एम कंटिन्यूइंग लाइक दैट. दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं. फुल टाइम का अपना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग का अलग होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग का अलग बेनिफिट होता है. जब आप अर्ली रेट चार्ज कर रहे होते हो, इट्स अ डिफरेंट तो स्टोरी. पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिलती. सो जैसे अगर मेरे को PTOs मिलते हैं, पेड टाइम ऑफ है, तो फिर मतलब मैं ले सकती हूँ, आई कैन एंजॉय. बट जब ये छुट्टी लेता है तो उसकी दिल में धक धक होता है, पैसा गया पैसा गया पैसा गया. कॉन्ट्रैक्टर का ऐसी होता है. कॉन्ट्रैक्टर का ये हिसाब किताब. सो डिफरेंसेस. तो इतनी ब्यूटीफुल वेदर से फ्लोरिडा, मायामी से कनाडा के विंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक बार तो मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया था. आई वाज स्कैर्ड सो मच कि मेरे को लग रहा कि ऐसा क्या किया था? एक मोमेंट पे मुझे लगा कि मेरे को 911 कॉल करना पड़ेगा अभी. ये हाल बहुत बुरा हाल था. वी वर इन फर्गस, और हमें शौक था बड़ा कि हम जब हमने जिम शुरू किया, गाड़ी नहीं थी हमारे पास. उस टाइम पे गाड़ी नहीं थी हमारे पास, तो हम जाते थे रनिंग करते हुए. अब कोल्ड चल रहा है, -16 -20 आ रहे हैं, इसने सब कुछ कैप सब लगा रखा है, जिम से वापस आ रहे हो? जिम से वापस आ रहे जबकि स्वेटिंग हो चुकी है. हाँ, फिर भी उसके बाद भी. और मैडम के ना, इसने मुझे बोला कि मुझे हल्का सा, मेरे को सिर में थोड़ा दर्द फील हो रहा है. जब तक हम घर पहुंचे, तो शुक्र है हम बहुत दूर नहीं रह गए थे अब, क्योंकि हमारा कम से कम 20 मिनट का वॉक था वहाँ से, जिम से. आया ऊपर से स्नो में, आपको पता है स्नो में वैसे आप स्लो चलते हो बहुत ज़्यादा. घर पहुंचे और ये केवल सोफे पे पड़ गई, और मैं वो जो कुछ कपड़े कुछ भी लेके मैं गरम गरम इसके सिर पे लगा रहा हूँ, और ये तो काइंड ऑफ ज़मीन पे लेट गई थी. आई कुड नॉट स्पीक. मैं, मेरी जबान फ्रीज, मेरा दिमाग फ्रीज, मैं सोच नहीं पा रही थी उस वक्त. लाइक कंप्लीटली शट ऑफ हो गया. लाइक भगवान के ऊपर है कि लाइक मुझे कॉल नहीं करना पड़ा, वरना तो मैं जा रहा था कॉल करने के लिए भैया, कि और कोई रास्ता नहीं है हमारे थोड़ी देर पास. में फिर ठीक हो गए. बट इट इज डिप्रेसिंग. लाइक आई वुड से, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नॉट. अच्छा, आप क्यों उस जिस सिटी में आप रह रहे थे, थोड़ी सी दूर है, सब GTA से बाहर है, बहुत बाहर है. तो क्यों वहाँ पे क्यों आप रुके? सो जब हम यहाँ आए थे, तो पहले जब हमने मूव किया, हम आए थे स्कारबोरो में सबसे पहले जब लैंड हुए, तो वो एयरबीएनबी में रुके हुए थे हम लोग. तो फिर हमारे को कुछ लोग, क्योंकि हम यहाँ जानते नहीं थे किसी को, तो हमने पूछा कि कौन सी जगह सही है. सो काफ़ी लोगों ने बोला कि जो वॉटरलू वाली साइड है, वहाँ पे आपको अच्छे प्राइस में, क्योंकि हमारे को हमेशा शौक था कि वो घर जो होता है ना, वो डब्बा ना मिले, शुड बी लिटिल बिग, जो बड़ा चाहिए, कि हाँ हम रेंट भी कर रहे हैं, विल पे लिटिल बिट बेटर मनी, बट थोड़ा बेटर चाहिए. तो हमें किचना की तरफ घर मिला. अब क्या हुआ कि साल के अंदर वो लीज ओवर हो रही थी, और वो एक्सटेंशन जिस बंदे से लिया हुआ था वो दे नहीं रहे थे हमको एक्सटेंशन, तो हमारे पे ऑप्शन नहीं था कोई. अब हमने कोई घर देखना चालू किया, तो वो हमें और पीछे की तरफ ले गया. पीछे था फर्गस, तो किचन से भी और दूर आता है. अब हम किसी को बताते हैं ना, कहते हैं फर्गस पे कोई जगह है यहाँ पे. हमें भी नहीं पता था. एग्जैक्टली, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, इसलिए एग्जैक्टली किसी को नहीं पता था फर्गस. तो हम फर्गस पे रहे, लेकिन फर्गस वाज एक्चुअली डिप्रेसिंग, वेरी वेरी डिप्रेसिंग. वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप GTA से जितना बाहर चले जाओ, जितना बाहर जाओ, जैसे डाउनटाउन टोरंटो में अगर आप विंटर में रहते हो, कुछ ना कुछ नीचे इवेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको लोग दिख रहे हैं. मैं आपको बता जितना आप दूर सबब में चले जाओगे विंटर में, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि डिप्रेसिंग. बिल्कुल. मैं बताऊं सर, ये तो इतनी खुश हुई हैं जब से हम ओशो मूव हुए. सिविलाइजेशन. ये हमेशा बोलती है, ये दीपक मुझे ना लोग दिख रहे हैं, सिविलाइजेशन दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दिखता था. वहाँ पे आपको, आप इमेजिन नहीं करोगे, वहाँ पे ऊबर नहीं है, वहाँ पे कोई सर्विस नहीं है, वहाँ पे इंस्टाकार्ट नहीं है, तो आपको खुद पैदल करके, कोई गाड़ी आप पे है नहीं अभी, तो आपको पैदल ही दूर होंगे. इंडियन रेस्टोरेंट आपको खुद एक इंडियन रेस्टोरेंट तो वो भी बंद हो गए हमारे निकलते. एक था, वो भी छोटा था, वही बंद वो हो आपके भरोसे ही चल रहा होगा. मुझे भी लगता था कि हमारे भरोसे चल रहा है. हम डिलीवरी करवाते थे, $10 एक्स्ट्रा देते थे, बेचारा वो, मुझे लगता है जैसे हम लोग निकलने लगे उसका भी बंद हो गया. तो वो, और स्नो क्लीनिंग का कैसे था वहाँ पे? खुद करते थे सब. नहीं, एज इन जैसे कई जगह पे होता है यहाँ पे
कि स्ट्रीट में नहीं करते, बहुत एक एक दिन बाद करते हैं। और अगर आप बिग सिटीज में चले जाओ, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वो बहुत फर्गस में एक दिन के बाद एक दिन के बाद था। अच्छा, हाँ वो लेट ही है, बिकॉज एक दिन आपकी स्ट्रीट ब्लॉक है, आप निकल नहीं सकते। हाँ एक दिन के बाद था वहाँ पे भी। और चीज़ें स्लो थी वहाँ पे, लाइक काफ़ी स्लो थी। लाइक जैसे तुम कभी बार में चले जाओ या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लोग दिखते ही नहीं थे वहाँ पे, बिल्कुल नहीं दिखते थे। एंड साथ में कुछ ज़्यादा प्रोविजंस भी नहीं थे, जैसे दीपक ने बताया इंस्टा कार्ट नहीं था। जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हम लोग कोशिश करते थे कि हमारी डिलीवरी हो जाए ग्रोसरीज की, क्योंकि बार बार कौन जाएगा, बट वो नहीं था। साथ में ऊबर नहीं थी, यू हैड टू रिलाई ऑन दी लोकल टैक्सीज वहाँ पे, जो क्योंकि जितना छोटा टाउन होता है ना उतने ज़्यादा वो टैक्सीज भी बिजी रहती है। तो जैसे अगर हमको कहीं जाना है, हमको 20 मिनट पहले टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता था कि वो आएंगे फिर हमको लेके जाएंगे। तो कितने टाइम बाद कार ली थी आपने? हमने ओशवा आने के बाद अच्छा, हमने वहाँ हम रहे हैं लगभग 1 डेढ़ साल रहे हैं वहाँ पे। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बिना कार के सबब में रहना हम लोगों ने बहुत तब हम कभी भी यूएस में रहे हैं, हम पे 11-12 साल थे, हमेशा हम पे कार थी, 2 कार थी, बल्कि दो कार थी घर पे। लेकिन कनाडा में आने के बाद जब हमने अभी कार ली ना, तो हमने उसके बाद डिसाइड किया लाइफ भर कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा, भगवान ना करे, कि हम पे गाड़ी ना हो। एक्चुअली हमने गाड़ी ले लेते उस टाइम पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, कोविड हो गया था एंड गाड़ियां अवेलेबल ही नहीं थी। वो भी चल रहा था, हम गए बार बार डीलरशिप पे जाते थे गाड़ी लेने के लिए, वो हमको बोलते थे 2 साल का वेट है, 1.5 साल का वेट है। हम लोग करते क्या, मतलब कोई, और हम लोग इनफैक्ट हम लोग इतने डेस्परेट हो गए थे एक टाइम पे कि हम लोग पुरानी गाड़ी के लिए भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे। बट फिर थोड़ी देर का लगता था यार इतना क्योंकि जो नई गाड़ियां थी वो इतनी ज्यादा चीपर थी एज कम्पेयर टू दिस। फिर बोलते थे चल रुक जाते। दूसरा दिमाग में ये भी रहता था कि व्हाट इफ वी वांट टू गो बैक, तो फिर गाड़ी का क्या करेंगे। उस टाइम पे हमारा थोड़ा माइंडसेट वैसा हो गया था, बिकॉज फ्रेंड्स ज़्यादा बन नहीं रहे थे फर्गस, क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी था, हार्डली तुम कम्यूट करके जाके फ्रेंड्स बना सकते थे। तो वो भी हो रहा था, साथ में वेदर भी इतना वो था, तो हम लोग थोड़े से उस जोन में जा रहे थे कि यार वी आर नॉट लाइकिंग इट एट दैट टाइम। तो यूएस में आपकी फ्रेंड सर्कल बन गया था? यूएस में बहुत सा फ्रेंड्स था हम लोग। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चैलेंजिंग लगा होगा कि यहाँ पे फ्रेंड्स भी नहीं है, आना पड़ रहा है। मतलब अगर आपको ऑप्शन मिलता कि आप ना आओ, आप यूएस में रुक जाओ, तो आप रुकते वहीं? हाँ, अगर हमें ऑप्शन था कि हम यूएस में ही कंटिन्यू करें, हमारा अगर दीपक का वीजा का इशू नहीं होता तो हम लोग सोचते भी नहीं। हमारा कोई दिमाग में भी नहीं था कि हमें कनाडा जाना है, अगर हमारा वो वीजा का प्रॉब्लम ना होती वहाँ पे। हम लोगों ने मतलब लोगों में यहाँ पे थोड़ा सा देखा है कि इट वाज ईजियर टू मेक फ्रेंड्स इन यूएस। कनाडा में आके पता नहीं, मैं हमेशा दीपक को बोलते हैं कि हवा में कुछ है कि यहाँ पे इतने, मतलब हम लोग शायद मे भी बाकी लोग लकी रहे हों, लेकिन हम लोग इतनी फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बनेंगे तो बहुत क्लोज बनेंगे, लिमिटेड बनेंगे। ऐसे बिग सर्कल में भी आपका यूएस में बिग हो या फिर इंडिया में ऐसे होता है? नहीं, इतना बिग भी नहीं होगा, लेकिन दोस्ती कहाँ होती है? दोस्ती होती है कि मान लीजिए आपको रात को 3 बजे प्रॉब्लम होगी ना, तो कम से कम एक बंदा है कि वो रात को उठ के आ जाएगा, वो होती है दोस्ती। हमारे यूएस में कुछ ऐसे दोस्त बने कि यार कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया है, दे विल कम, ये हमें पता है। वही हमेशा कोई हर बंदा कहता है कि अच्छे टाइम में तो कोई भी आ जाएगा, कोई एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है, कोई भी आ जाएगा, लेकिन बुरे टाइम के अंदर कोई सपोर्ट करने। यहाँ का जैसे ईशा बोल रही है कि हमने कईयों से सुना है, काफ़ी लोगों से सुना है हमने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे कि अगर आप अपना 100% भी देते हो ना, देयर इज़ अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि ये रिलेशनशिप आपका शायद नहीं चलेगा, चाहे आप पूरे तरीके से ऑनेस्ट हो उस रिलेशनशिप के अंदर। सो वो हमारे लिए हमेशा मतलब हम लोग अनफॉर्चुनेट रहे हैं इसमें, मे बी कुछ लोगों के लिए इजी होता हो, डिफिकल्ट हो सकता है कि, लेकिन हमारे लिए हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा बिकॉज यहाँ पे हम जैसे दिल्ली में यार चल ठीक है फ्रेंड्स बन गए, हाय हेलो दिस एंड दैट, यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली, सो वो आप एज अ फैमिली ही फ्रेंड चूज करोगे ना। अगर वो हाय हेलो फ्रेंड्स फिर नहीं, उसका मीनिंग ही नहीं है, क्लोज फ्रेंड्स ही बनेंगे आप। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपका भले एक दोस्त हो, लेकिन क्लोज वो सेल्फिश ना हो, वो इस पर्पस से ना हो कि यार आपसे कुछ बेनिफिट लेना, वो नहीं होना चाहिए कहानी। वो थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। हाँ, अब मे बी ओशवा मूव हो गए हो तो हाँ, मतलब जैसे ओशवा में भी अभी भी हमारे ओशवा में कुछ ऐसे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बने हैं अभी भी। जो फ्रेंड्स हैं जो थोड़े टोरंटो में हैं या फिर ऐसे इन जनरल कनाडा में, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कनाडा में हम लोग का ऐसा अभी भी, मतलब हम लोग ऐसे कोई फ्रेंड्स बना नहीं पाए हैं जिनको हम रात को 3 बजे फ़ोन करके बोले एंड वी नो फॉर फैक्ट कि दे विल कम एंड हेल्प अस। वो वैसे वाले नहीं बने, लेकिन कुछ फ्रेंड्स अच्छे बने हैं। लेकिन वही कभी कभी डर लगा रहता है कि यू नो विल दे स्टे और नॉट, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैव हैड इन द पास्ट। तो आप यूएस में 50 स्टेट्स घूमे हो, कनाडा में कितने घूम लिए? कनाडा में कितना घूम लिए? कनाडा में आए हम काफ़ी जगह गए हैं, काफ़ी जगह गए, हमें एक्चुअली में घूमते हैं काफ़ी जगह, याद भी रहती है। वेस्टर्न कनाडा काफ़ी बार गए हम, हमें बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश कोलंबिया काफ़ी अच्छा लगा। वैंकूवर नहीं गए अभी तक, नोवा स्कोशिया गए थे, वो अच्छा लगा था। सो कनाडा की ब्यूटी में अगर तुम बोलोगे तो उसमें कोई कमी नहीं है, मतलब इट इज़ जस्ट गॉर्जियस, लाइक बहुत ज़्यादा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज
कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंसेस कभी कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार हमें वेस्टर्न कनाडा में हम लोग एमरल्ड लेक लॉज में रुके थे और हमको इस बार भूत दिखा मतलब दिखा मतलब भूत फील हुआ। सीरियसली Yeah, that's a story. ये तो सुननी पड़ेगी। That's a story actually. अभी हम एक्चुअली लास्ट ईयर ही दीपक के बर्थडे पे हम लोग एमरल्ड लेक लॉज में रुके थे जो एमरल्ड लेक पे ही है BC में। और मतलब इट वाज अ वेरी वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस हमारे लिए। तो आप वहाँ जाके कितने दिन रुके थे? 3 nights। तो फिर क्या हुआ स्टोरी? So- डिटेल में जरा बताएं। सो हुआ ये कि पहले तो वो जो एमरल्ड लेक लॉज है वो काफ़ी हेरिटेज लॉज टाइप का है, बहुत पुराना है। मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट करते हैं बिकॉज आई थिंक उस साइड पे ज़्यादा अलाउड भी नहीं है डेवलप करना जो हेरिटेज विंटर में गए थे, समर टाइम? हम लोग सितंबर में गए थे, सो इट वाज समर। तो हम लोग गए एंड हम लोग रात को सो रहे हैं एंड हम लोग एक्चुअली वहाँ पे इंटरनेट नहीं है एमरल्ड लेक लॉज में, ओनली लॉबी में है। सो जैसे हम लोग कुछ काम करना था तो हम लॉबी में 1:30 बजे तक काम कर रहे थे, हम 1:30 बजे वापस अपने कॉटेज आ गए एंड सो गए। तो 3 बजे रात को मैं तो सो रही थी एंड 3 बजे एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है मुझे कि मतलब चिल्लाने की कि क्यों दरवाज़ा खोल रही हो बार बार ऐसे हिंदी में? हिंदी में, हाँ नहीं मतलब इसी की थी। सो दीपक चिल्ला रहा था बाथरूम के अंदर से, तुम दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रही हो? मैं सो रही थी तो मैं एकदम से उठ गई, मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने देखा ये दरवाजे के बाहर आके बोल रहा तुम दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रही थी बार बार, तुम्हें पता नहीं मैं अंदर हूँ? मैंने बोला मैं तो दरवाज़ा खोला ही नहीं, मैं तो सो रही थी। Actually, अभी रिकॉल हो रहा है। सो उसके बाद ये मुझे बोलता है कि कोई दरवाज़ा खोल रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था बार बार और दरवाज़ा खुला। सो बेसिकली स्टार्टिंग वो थी जब ये सो रही थी तो आई फेल्ट लाइक देयर इज समथिंग इन द रूम। आई डोंट नो कि कितना हक सच में हुआ है क्या है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज फोर्सिंग मी टू स्टैंड अप एंड गो टू वॉशरूम, गो टू बाथरूम। 3 बजे एंड इट वाज 3 o'clock, आई वांट टू मेंशन दैट। 3:15 का टाइम। अच्छा, दोनों आप सो रहे हो? हम दोनों सो रहे हैं एंड समथिंग इज, अब मैं लेटा हुआ हूँ और होता है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा होता है कि यार समथिंग इज इंटेंशनली फोर्सिंग मी टू गेट अप एंड लीव। सो मैं उठा हूँ, मैं वॉशरूम गया। अब मैं, होता है ना कि आपका इस तरफ डोर है तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ उसके पास और मेरा वैसे ही दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे को क्यों, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है मैं क्यों आया हूँ बाथरूम के अंदर, लिटरली व्हाई आई एम हियर। सो अब मैं ये देखता हूँ कि जो दरवाज़ा है वो नॉब ऐसे मूव हो रहा है, खुल रहा है। मैं सो रही थी। अब मैं फील कर रहा हूँ, मेरे को ना अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं वो होते हुए ना। सो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अब मुझे पता नहीं वो कितना है, वो क्या हुआ, क्या चीज़ थी वो, क्योंकि आप वो होटल में, उसमें कॉटेज में और भी लोग रुके हुए थे होंगे बट वो बहुत सिक्लूडेड सा है तो ऐसा दिखा नहीं हमें कोई। वहाँ पे ना उसमें ना वो जो पूरी प्रॉपर्टी बनी हुई है उसमें कहीं भी नहीं लगता कि वो कंस्ट्रक्शन या सॉरी मेंटेनेंस उसका करते हैं। उसकी जो डोर हैं वो हमें उनको बुलाया बहुत पुराने और वो इतने एक्सपेंसिव है, इतना पैसा लेने के बाद भी, लेकिन वो उसका, क्योंकि उनको पता है वो बिल्कुल लेक पे है तो लोग आते ही आएंगे। सो अब क्या हुआ कि मुझे लग रहा है नॉवल रहा है, तो अब मेरे को गुस्सा आया और मेरे को डर भी लगा और गुस्सा भी आया। मैंने हल्का सा, मुझे जो इतना हल्का सा जैसे होता है ना कि आपने दरवाज़ा हल्का सा किसी ने खोला तो इतनी जो गैप था उसमें दिखा कि मुझे समथिंग इज स्टैंडिंग आउट देयर। हम लोग तो रात भर सोए नहीं उसके बाद। नाउ अब मैंने वो, क्योंकि अब मुझे था कि अब मैं जल्दी से खोलूं कि मुझे पता चल जाए कोई है, कि मेरा डाउट क्लियर हो जाए। मैंने खोला और मैं निकलते ही चिल्ला रहा हूँ सामने देख के कि ईशा तुमने क्यों खोला है दरवाजा, क्या करा? और मैं बहुत तेज चिल्लाया वो करते हुए कि ये उठ गई डर के हमारे, क्या था। आई टोल्ड हर दिस होल थिंग, क्योंकि अब मुझे वहाँ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। उस रात तो कोई नहीं सोया, हम दोनों में से हम लाइट ऑन करके बैठे हुए। नेक्स्ट डे अब एक नाइट और काटनी है हमको, तो निकल गई वो। लेकिन लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि आपको पता नहीं होता कुछ किस जगह पे क्या है। और ये जो प्रॉपर्टी है हेरिटेज, जैसे ईशा बोल रही है, बहुत पुरानी है। अगर कुछ वहाँ पे हुआ हो या कोई चीज़ हो, मुझे नहीं पता, होता भी हो। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये रियल में हो गया मुझसे, मेरे साथ हो गया है, क्या है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट्स नथिंग, इट्स नॉट इन माय हैंड्स। तो लेकिन हमारा ये था कि भाई अब इस वाले पे तो नहीं जाएंगे, ऐसे वाले में कहीं नहीं रुकेंगे, इस वाले में तो नहीं जाएंगे, कॉटेज और नहीं इस वाले पुरानी हवेली पुराने टाइप में तो नहीं जाएंगे। बट वी लव्ड नोवा स्कोशिया आल्सो। हमें नोवा स्कोशिया बहुत अच्छा लगा था, स्पेशली द काबो ट्रेल। वहाँ पे इट्स लाइक पूरी ट्रेल है वो जहाँ पे देयर इज ओशन ऑन वन साइड। तो जब तुम उसको ड्राइव करते हो इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, ड्राइव के लिए वो ड्राइव के लिए, बट यू कैन स्टे रास्ते में। देयर लॉट ऑफ टाउन्स, लाइक इंग्लिश टाउन करके एक टाउन है, तो वहाँ पे रह भी सकते हो, वहाँ पे कॉटेज ले सकते हो एंड इट्स लाइक जस्ट सी फेसिंग। तो हम लोग वहाँ पे भी रुके थे, बहुत अच्छा था। हमें नोवा तो कॉटेज में नहीं रुके, ऐसे वाले में नहीं रुके। नहीं ऐसे वाले में रुके। यूएस में ऐसे ज़्यादा है। अगर आपने वही जैसे किसी आर्कनसॉ ऐसे वाले में जाओगे ना, सुना है तो वहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। हम जाते थे ऐसे ही, एक होटल था बहुत फेमस, जा रहे हैं, और वो इसलिए था क्योंकि वो हॉन्टेड था। ओके। क्योंकि नीचे पहले जेल थी, तो जेल एक्चुअल में बनी हुई थी, नीचे जेल थी, टॉर्च वगैरह करते थे, बहुत पुरानी।
सो वहाँ पे जाके एक्चुअल में फील आती थी कि हाँ लगता था वो हॉन्टेड सा कि रात को तो यहाँ आ ही नहीं सकते तो बट उसके अंदर वो होटल था तो लोग रुकते थे उसके अंदर Really? हाँ Wow. और उनको फिर वो एक्सपीरियंस होती थी चीज़ें बट वो देवर फाइन विद इट कि उनको पता ही था ना हॉन्टेड है तो ऐसे ही यूएस गए हुए थे तो कलीग को बताया तो कह रहे उसको बोला कि तुझे उस होटल का पता है कह रहा हाँ हाँ मैं तो हनीमून वहाँ पे बनाया था मैंने तुम्हें पता वो हॉन्टेड है कह रहा नहीं तो उसको पता ही नहीं था कि हॉन्टेड था और वहाँ पे हनीमून हुआ कह रहा आज के बाद नहीं जाऊंगा भाई बट होल्ड ऑन, वहाँ पे लोग अगर रहते हैं तो फिर उनको डर नहीं लगता है कि मतलब डर लगता है दे आर यूज्ड टू इट कि आवाजें आएंगी और लाइटें जलेंगी और वो सच में होता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई होटल का ही अपना एक मैं भी करती हूँ बट मैं तो नहीं रिस्क लूंगा क्या पता ओरिजिनल असली में हो क्योंकि जब आप नीचे बेसमेंट में जेल में जाओ ना तो एक्चुअली फीलिंग आती है ओ रियली क्योंकि वो जेल उनने अनटच रखी हुई मैं आपको बताता हूँ एक और किस्सा अभी यहीं का जो हम कनाडा का हाँ कनाडा का हाँ आपने यूएस में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा में सारा एक्सपीरियंस हो रहा है अब कनाडा में वहाँ पे 10 साल में नहीं हुआ जगह गए लेकिन वहाँ नहीं हुआ हमारा ऐसा कुछ भी। अभी यहाँ पे हम मेरा बर्थडे था मेरा था तुम्हारा बर्थडे था इनका बर्थडे लास्ट ईयर तो हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मुस्कोका में गए मुस्कोका गए थे हम फिर आप कॉटेज में चले गए कॉटेज में गए वो बुक थी ना चीजें ऑलरेडी क्योंकि हम दोनों सितंबर बॉर्न है सो एक के बाद एक ही होता है एक के बाद एक होता है हम सितंबर में वहाँ गए तो अब क्या होता है कि हम मॉर्निंग में उठे तो हम 2 फ्रेंड थे हमारे उनके साथ गए थे हम लोग तो ये लोग सो रहे थे मैं सुबह उठा सो उठ के मैं बाहर लेके पूरी और प्रॉपर्टी मतलब लेक के पास कॉटेज नहीं लेके नहीं ना बिल्कुल भी नहीं ऐसा ही होता है हमारे साथ सो लेके और मैं क्या कर रहा हूँ सुबह उठा हूँ ब्यूटीफुल मॉर्निंग है मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं ऐसे करके रिकॉर्ड करने की कोशिश कर बाकी सब सो रहे हैं ये अकेला है बाहर बाय द वे मैं आई विल सेंड यू दैट वीडियो मुझे नहीं थैंक्स अब क्या होता है कि मैंने रिकॉर्ड करी उसके बाद हम लोगों ने अपना पैक और मुझे हल्का सा ऐसा फीलिंग है कि कुछ चीज़ निकल के गई है ऐसे साइड में से एंड देन दैट्स ओके मैंने अपना रखा अपना बाद में हम अपने वीडियो जैसे होता है ना चलाने लगते हैं बाद में उस वीडियो को अगर आप सुनो उसके अंदर से आवाज़ आती है एक ऐसी एंटिटी की कि जो इंसान की आवाज़ हो ही नहीं सकती है इसको सुनाई उसको सुनाई जिनको भेजिए उन्होंने कहा भैया हमें मत भेजिए और हमने एक हमारा फ्रेंड है जो क्रिश्चियन है उसको सुनाई तो उसने बोला कहा कि आई मीन ही हैज़ एक्सपीरियंस अबाउट यू नो जो डीमन वॉइसेस होती हैं उसने बोला इट्स अ डीमन वॉइस उसने क्लियरली बोला सुन के इट्स अ डीमन वॉइस टाइमिंग गलत था या क्या था लेकिन उसी ट्रिप पे इंसिडेंट ये भी हुआ कि वो जो गाड़ी हमारी पलटने वाली थी हाँ वो उस वक्त सो हम वापस जब आ रहे थे देन पहुंच गए थे हम वापस अपने 2 घंटे की ड्राइव वहाँ से ऑलमोस्ट वी वर क्लोज टू आवर प्लेस मैं टर्न ले रहा हूँ अब गाड़ी का टायर वो होता है ना कि कुछ चीज़ें लिंक हुई हुई होती हैं आपको पता नहीं कि आपने मैं काफ़ी सेफ ड्राइवर हूँ जिस तरीके से चलाता हूँ आपका कभी भी कुछ भी चीज़ हो सकती है गाड़ी अब डर ये होता है कि जब आप अकेले हो ना तो आप फिर भी झेल लोगे लेकिन आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ फैमिलीज बैठी हुई हैं और लोग बैठे हुए हैं तो और आपको घबराहट होती है गाड़ी का टायर ऑलमोस्ट ऐसे हो गया था और मुझे अपने आप स्ट्रेट रोड पे हम ऐसे थे तो मुझे लगा अगर वो नीचे नहीं गिरता ना अगर बैलेंस आउट नहीं होता हम सीधे उल्टे थे और सेम ट्रिप चलते चलते ऐसे हो गया चलते मतलब मैंने ऐसे टर्न लिया है टर्न ये नहीं कि मैं क्योंकि 2 टायर पे गाड़ी में करने बहुत एफर्ट लगते हैं बहुत एफर्ट लगती है दैट्स अ स्टंट और ऐसी जाती भी नहीं है मैं ये नहीं कहूँगा कि 90 हुआ अगर 90 होता तो गया था ये समझ लो आप 75 बट दैट वाज आल्सो लाइक क्या हो क्या रहा है क्यों अब मुझे ये सारे ये सोच रहे होंगे ये क्या हाँ एग्जैक्टली मैंने घर पे आके हम लोगों ने बात करी मैंने कहा यार कि पता नहीं वो इम्पैक्ट था कि हम जिस जगह गए हैं उसकी वजह से था लेकिन जान बच गई फिलहाल के लिए लेकिन वी एक्सपीरियंस सम स्ट्रेंज थिंग्स एक्चुअली लास्ट ईयर सितंबर में ही हुआ था ये सितंबर आ रहा है फिर से हाँ लास्ट ईयर सितंबर में ही वो वाला दोनों किसी सितंबर दोनों किससे सितंबर के सितंबर कॉटेज एंड लेक रहना है कॉमन ये कॉमन फैक्टर इस बार सेटअप नहीं आई एम ग्लैड एक्चुअली होटल बुक कर लेना कॉटेज के पास नहीं जाना सीरियसली क्योंकि विंटर में तो और भी मतलब विंटर में और भी ज्यादा विंटर में तो अगर स्नो पड़ी हुई है और कोई नहीं दिख रहा आपको और भी डरावना लगेगा और भी डरावना सो हाँ ऐसा दिखता है अगर रात को हम डिस्कस करें ना ऐसे कहीं गए हुए हैं और भूतिया स्टोरी मजा भी आता है लेकिन उसके बाद कोई मैं नहीं जाना वहां पे ग्रुप में तो डिस्कस कर लोगे स्टोरी फिर उसके बाद सोने जाना होता है अकेले फिर नहीं जाओ होता चलो हमें तो चलो अभी रूम से बाहर जाना है तो कंटेंट क्रिएशन की आपकी जर्नी पे आता है आपने यहाँ से फिर स्टार्ट करा तभी आप वो वीडियो बना रहे थे भूत का वो है ना शौक थोड़ा वो वीडियो बनाने का सो स्टार्ट वहाँ से नहीं था स्टार्ट मैंने हम लोगों ने यूएस से कर दिया था यूएस में जब हम आ रहे थे ना यहाँ पे उसी मंथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आई थिंक मैंने
2019 का एंड था आई थिंक वो, जब मैंने अपना ब्लॉग चालू किया था पहला टेक्निकल, बिकॉज आई एम इन IT, सो इट्स अबाउट प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस, सो इट्स बाय द नेम ऑफ टेक एंड टेक, सो इट्स अ प्रोग्रामिंग वेबसाइट, सो वहाँ पे प्रोग्राम सॉल्यूशंस डालने, ये सब डालने, तो वो मैंने वहाँ से चालू किया था. सो वी स्टार्टेड इनटू दिस कंटेंट क्रिएशन. फिर जब हम यहाँ आए, कनाडा आए, देन मुझे याद नहीं है वो कौन सा इंसिडेंट था, हमें याद है कि जिस दिन हमने वीडियो के ऊपर फोकस किया था. सो एक्चुअली क्योंकि हम ऑलरेडी 50 स्टेट्स कर चुके थे, हम बहुत घूमते रहते थे, बट तब कोई वीडियो नहीं तब मिला. कुछ नहीं, वीडियो नहीं कोई था. travel तब video वही नहीं मिला. इमेच्योर फोन से लिए हुए फोटोज होंगे. तो दीपक ने मुझे बोला कि हम इतना घूमते हैं यार, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट तो करते नहीं है. सो उसने बोला कि इवन उसने मुझे एक क्रिएटर है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, लॉस्टली ब्लैंक करके. सो हमने, दीपक ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए, उसने कहा कि वाई डोंट वी क्रिएट समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम लोग इतना डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, क्योंकि मैं शौक है घूमने का काफ़ी. तो उस वक्त मतलब क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे इतना मैं इंजॉय करूंगी ये कंटेंट क्रिएशन. उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं बस खड़ी होकर तो मेरी फोटो खींच लूँ, मतलब वैसा माइंडसेट था मेरा. बट उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं. तो हमारी 2nd एनिवर्सरी थी, वेस्टर्न कनाडा जा रहे थे हम, उसी कॉटेज में पहली बार जब हम गए थे. तो हमारा वो पहला व्लॉग था जो हमने पहली बार शूट किया था. लाइक हमने उससे पहले आज तक कभी भी नहीं, हमने बहुत ही इमेच्योर सा कैमरा खरीदा था, कौन सा था, M50 शायद, M50 खरीदा था हमने, कैनन M50. एंड देन वी वर लाइक कि चलो स्टार्ट करते हैं. तो वो वहाँ से बस एक इमेच्योर थॉट था कि घूम ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टू डॉक्यूमेंट इट. इट वाज नेवर इन आवर माइंड कि यार हमें फोकस के साथ इसको किसी एक पर्पस, एक ब्रांडिंग की तरह उसको एक मेमोरी के लिए आप मेमोरी के लिए, वैसे हाँ, सोचा कल था. फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं सोचा कि बड़े व्लॉग उस टाइम पे नहीं सोचा ऐसे था. कमा लेंगे दिस. अच्छा, थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा और फिर इस पे कंटिन्यू करेंगे. आप कह रहे थे टेक्नोलॉजी भी आप ब्लॉग बनाते थे, लाइक प्रोग्रामिंग एंड ऑल. सो उस टाइम पे तो ठीक है, आप ब्लॉग बना रहे हो, उस पर व्यूज भी आ रहे होंगे, कुछ है. अब जब AI आ गया है, जब प्रोग्रामिंग किसी को देखनी नहीं है, मैं टाइप करूंगा, प्रॉम्प्ट डालूंगा, कोडिंग आ जाएगी, तो उससे क्या लगता है जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? ब्लॉग तो खत्म ही है, क्योंकि किसी को देखने नहीं है सर्च करके, गूगल की जगह ChatGPT पे जाएगा. अब यही हो रहा है. अब मैं आपको बताता हूँ, ये आई एम डिस्क्लोजिंग दिस थिंग, बट इट इज यही हमारा पर्पस ही हमारा यही है कि पता चलना चाहिए लोगों को. सो जब ये पूरी जर्नी अब चली, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ स्टार्ट करी. हमने पनाश चालू किया, पनाश फोटोग्राफी, अपना फोटोग्राफी बिजनेस. देन अब जब AI आया, तो अब क्या होता है कि जैसे जो आर्टिकल, ये हकीकत है, जो आर्टिकल मैं ईशा से भी डिस्कस हमेशा करता हूँ, मेरे को लिखने में जब मैं पूरा अपने हाथ से लिखूंगा सारा का सारा, मुझे टाइम लगता था उसको पूरा, मैं लगा लीजिए 5-6 घंटे लग गए उस आर्टिकल को लिखने में, उसको वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने के लिए, सब कुछ करने में, इमेजेस निकालने में, लगाने में. यू वोंट बिलीव अब कितना टाइम लगता है. क्योंकि अब क्या होता है, आई एम गोइंग टू ChatGPT, asking for that Prompt thing. Now ChatGPT not only gives that context, it also provides you the code as well. Right now जो ChatGPT 3.5 है, उसका वर्जन पुराना है थोड़ा. अभी ChatGPT 4 आ गया है आई थिंक, लेकिन you need to pay price for that thing. It is not available free. So ChatGPT 3.5 में क्या होता है, कई बार जो आप कोड पूछते हो वो गलत भी आ जाता है. So हुआ है मेरे साथ भी, बट that is okay. बट काफ़ी टाइम कोड सही आ रहा है. So अब क्या होता है कि जो मुझे कोड खुद लिखना है वेबसाइट पर डालने के लिए, वो मुझे यही दे रहा है. और अगर जिस तरीके से मैं उसको कॉन्टेक्स्ट को लिखूंगा क्वेश्चन पूछने में, ये इट्स एन AI, राइट. जितना अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा उतना ही अच्छा मुझे आंसर मिलेगा. सो आई एम आस्किंग दैट थिंग. इट इज गिविंग मी एक्चुअली द होल पोस्ट स्टार्ट टू एंड. इट इज कहाँ पे इमेज डालनी वो भी बता देगा. It is giving me the reason also why we are using this particular text in that code. And now what I'm doing, copying that thing and using into them. SEO friendly भी बनाएगा वो. SEO friendly बनाएगा. Now I use certain plugins because I use WordPress. अगर मैं WordPress में जाता हूँ, उसमें कितने सारे जो tools हैं, अगर मैं, हमारे यहाँ कुछ plugins होते हैं Yoast SEO करके, for ranking, for SEO and all, एक रैंक में आता है. सो अब इन टूल्स के अंदर इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है AI. इट इज गिविंग यू एवरीथिंग. आपको इमेज भी बता रहा है कौन सी लगानी है, आपको बता रहा है कि आप कौन सा कीवर्ड यूज करो. एवरीथिंग इज देयर. बट एक चीज साथ में आई है टेक्स्ट कंटेंट के साथ, कि जब अगर ChatGPT ही आपको सब कुछ दे रहा है, आपके ब्लॉग का फायदा क्या है? तो अब क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ आर्टिकल हैं जो अभी तक AI लोग जा नहीं रहे हैं, वहां पे तो व्यूअरशिप आ रही है, इट मेक्स मनी. बट कई आर्टिकल जो हैं वो नीचे चले गए हैं, क्योंकि अब कोई बंदा अगर वहाँ पे हिट ही नहीं करेगा, गूगल की रैंकिंग डाउन हो जाती है धीरे धीरे करके. मेरे को अगर वैंकूवर जाना है, मैं टॉप 10 थिंग्स टू विजिट
टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वैंकूवर, गूगल पे सर्च करने की बजाय मैं चैट जीपीटी बिल्कुल हम खुद कर रहे हैं, ये हम खुद करते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इट्स क्योंकि जो होता क्या है, जैसे हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, सो अब हमने क्या किया कि हमें दिखाई दे रहा है कि हम ट्रैवल चलाते हैं। ट्रैवल, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद ट्रैवल, दैट वाज द थिंग दैट वी डिड। ट्रैवल इज़ वेरी डिफिकल्ट आपको बनाना और उसके ऊपर व्यूअरशिप लेना, क्योंकि आप अपना पर्सनल कंटेंट शो कर रहे हो। अनलेस अनटिल आपने एक वैल्यू प्रोवाइड करी होती कि हाँ भाई ये सीधी सीधी वैल्यू है कि आपको ये क्वेश्चन था, आपको हमने सॉल्यूशन दे दिया। जैसे आप लोग कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने शुरू किया, यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू डायरेक्टली कि भाई कनाडा की इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए, व्यूअर आएंगे उसके ऊपर। अगर आप सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग दिखाते हो जिसमें आप अपने आप को शोकेस कर रहे हो और कुछ जगहें दिखा रहे हो, तो हम लोगों ने उसमें भी चेंजेस करे कि अगर हम सिर्फ अपने आप को देखेंगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ। अनलेस कि आप उस पर कोई कंट्रोवर्शियल या कुछ ना कुछ आपको देना कंटेंट या फिर उस पे कुछ क्रिंज कंटेंट या बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको देना ही देना है, या फिर आपकी फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि लोग या तो आप फिर कुछ भी डालोगे वो चल या फिर वो आप हो जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, शाहरुख खान ब्लॉग डालेगा हर कोई देखेगा। अगर ब्लॉग डालेगा उसने आज अगर अकाउंट डिलीट करके नया बना लिया, अभी के अभी मिलियंस हो जाएंगे। Correct. वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो ग्राउंड से कर रहे हैं काम, जिनकी ऐसा बेस नहीं है उनके लिए, सो अब हमने धीरे धीरे करके देखा कि भाई किससे ज़्यादा, अगर हम हर बंदा ये भी देखता है कि उसको फॉलोअरशिप भी चाहिए, अगर वो पैसे के, अगर उसको मेन बिजनेस बनाना चाहता है, तो हमने देखा कि यार AI आया हुआ है, तो अगर आपने भी नोटिस किया होगा काफ़ी सारे फेसलेस चैनल्स बनते हैं AI पे। सो आई मैंने पता नहीं कितने दिन लगा के मैंने रिसर्च करी, मैंने कहा ये चीज़ें हैं, मैंने इसे ईशा से भी डिस्कस किया, मैंने कहा यार हम लोग जो ये साइड में चला रहे हैं, क्या इनके ऊपर भी चलाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे है नहीं इतना, कुछ जो कीवर्ड पे कंपटीशन क्या चलाना चाहिए, AI फेसलेस AI चैनल। सो अब मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि किस चीज़ का नाम, चैनल के नाम, यूट्यूब चैनल जो हमने बनाए, अच्छा आपने बनाया, जो हमने बनाया, उसका रीजन ये है कि अगर वो चैनल जिनमें हमारा इनपुट है नहीं, उसमें कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ जाएगा बहुत, क्योंकि ऑलरेडी तो आप बना चुके चैनल, हमने ऑलरेडी 2 चैनल चला रहे हैं नाइस AI के, और वो चैनल यू वोंट बिलीव कि मेरा ये एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे एरिया में, तो जो भी बंदा करना चाहता है दे शुड गो अहेड विद दैट। नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स दोनों है AI में, दोनों है। जिसकी ऑलरेडी जैसे ब्लॉग्स आपने बोला कि अब हर कोई जाके AI पे ही लेकिन डाल रहा है। जितने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, जिसने ग्रैब कर ली, Exactly. जो उसको बोलता रहे यार जॉब जाएगी ऐसे दिस एंड दैट, यू विल बी सरप्राइज्ड। अगर आप AI सीखोगे नहीं तो गई जॉब। हाँ आपकी बिल्कुल, गई, यू हैव टू इवॉल्व, आपकी गई। वो तो इवॉल्व करना यू है। विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हमने वो चैनल पे हिडन टाइल खेला पहले, कि यार देखते हैं, पहले पहला चैनल बनाया। वो किस पे बनाया, ट्रैवल? नहीं ट्रैवल नहीं, ट्रैवल नहीं, अब बेवकूफी नहीं करेंगे वो दोबारा। अच्छा तो आप नीश कुछ और ही है, नीश कुछ और ही है, कुछ सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अच्छा वो नीश भी नहीं बता सकते, नहीं, क्योंकि रीजन यही है कि मैं कोई और बना लेगा, दैट्स व्हाई, क्योंकि अगर मैं फ्रंट फेसिंग नहीं हूँ उसके अंदर, जब तक मैं फ्रंट फेसिंग हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को तो कोई रेप्लिकेट नहीं कर रहा ना उसके अंदर, लेकिन अगर मैंने वो चैनल बनाया और मैं डिस्क्लोज कर दूं तो और एडिशनल कंपटीशन, एक चैनल किसी और नीश पे बनाया, एक चैनल किसी और नीश, दोनों ही डिफरेंट निशेस हैं, कुछ लिंक ही नहीं है उनका दोनों ठीक है, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि और लोग कर रहे हैं, व्हाई नॉट, यू वोंट बिलीव। अच्छा बता दो, चला थोड़ा सा ओके थोड़ा सा व्यूज और ओके हाँ मैं बताता हूँ, मैक्सिमम व्यूज और मैक्सिमम ओके पैसे का बता दो, ओके मैं उसी पे आता हूँ। क्योंकि चैनल तो बता नहीं रहे, किसी को क्या पता। you won't believe विद इन 3 weeks 3 हफ्तों मोनेटाइजेशन का हो 3 गया, हफ्तों में मोनेटाइजेशन, मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 नहीं हुए थे, इट क्रॉस 2000 ठीक है, इन 3 weeks और समथिंग। ट्रैवल पे आज भी हम जो सोचते नहीं है जो अमाउंट वो AI चैनल्स दे रहे हैं। अभी स्टार्ट किया था एक, हमने रिसेंटली स्टार्ट किया सेकंड वाला, वो विद इन 4 उसको 1 महीना सवा कुछ लगा था उसके अंदर उसको अप्रूव होने में। वो पर डे $40 अगर वो तुम्हें दे रहा है, जिसके ऊपर मैंने पता कितनी मेहनत करी, मैं आपको बताता हूँ। मैं टूल्स बता सकता हूँ थोड़े लोगों के आइडिया के लिए जिनको हेल्प मिल जाए। देयर इज अ नेचुरल रीडर फॉर वॉइस थिंग, कि अगर आपको वॉइस वो करनी है, आपको AI वॉइस जनरेट करनी है, सो आपको केवल अपनी स्क्रिप्ट है वो नेचुरल रीडर में स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से निकाल लो, हाँ स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से निकाल लो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड देन इट विल do the voice thing also. You don't need to record anything, you don't need any equipment. Then I'm using Midjourney. It is to create an images and all. So अगर आपको voice images कोई बंदा, आपने देखा होगा कई बार कि voice की तरह बोलते हुए मतलब स्टैटिक इमेज बोल रहे हैं, स्टैटिक इमेज बोल रही है, आपको ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो। कुछ टूल्स हैं जो आपको पूरे में यूज़ करने हैं, आपको कितना पैसा, अगर आप ये भी सोच लो कि आपका थोड़ा पैसा थोड़ा हल्का सा जा भी रहा है और आपको ज़रूरत नहीं है उसको भी करने, क्योंकि हमारा जो पहला वाला था उसके अंदर हमने 0 कॉस्ट करी, फ्री वाला वो पूरा फ्री वाला यूज़ किया, उसने काम कर दिया हमारा। लेकिन अब हम थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जानते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर भी दें तो हमारा और इजीली काम हो जाएगा।
ये वीडियोस, ट्रैवल की वीडियो, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ लोगों के नॉलेज के लिए भी। ट्रैवल वीडियो में कितना आ रहा था और ट्रैवल वीडियो के अंदर जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम अपना खर्चा कर रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, स्क्रिप्ट है, इक्विपमेंट्स है, एडिटिंग है, इक्विपमेंट्स है, ऊपर से एडिटिंग की बहुत मेहनत है। ट्रैवल मतलब कुछ चीजें स्पॉन्सर्ड अगर होती है तो इतना भी नहीं होता, ब्रेक इवन होता है, ब्रेक इवन हो जाएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ब्रेक इवन होता है। आपको बताऊं, अगर हम जैसे ट्रैवल के लिए गए, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक ईशान लडेरा रिजॉर्ट की वीडियो डाली थी, हम गए जो सेंट लुसिया गए, तो हर जगह आप जब जाते हो वो आपका चेक करते हैं आपका एंगेजमेंट कितना है। अभी हमारे 2000 समथिंग सब्सक्राइबर मान लीजिए, वो देखते हैं कि आपके ऊपर एंगेजमेंट इंस्टा के ऊपर कितना है, तो हम आपको जरूरी नहीं है आपको पैसे दें, हम आपको कुछ फ्री कर देते हैं आपका जैसे स्टे फ्री हो गया। उन्होंने क्या किया, मुझे अभी याद है, इन लोगों ने ब्रेकफास्ट फ्री किया था हम लोगों का लिडर वाला, तो ब्रेकफास्ट आपका फ्री कर दिया। लेकिन आपकी जो कॉस्ट गई, आपका जो मेहनत गया, सिर्फ एक बेनिफिट है जो हम इसलिए करते हैं, एक मेमोरी, और दूसरी चीज़ कि आज उस जगह पे लोग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है आपकी हिस्ट्री बनती जा रही है उस जगह की, उस यूट्यूब की वीडियो की, और ये हर किसी के लिए है। हमें ये शॉर्ट गोल नहीं रखना चाहिए कि भाई आज हम गए हैं यार, बर्थ था वहाँ पे, व्यूज़ तो आए नहीं है, आपको पता नहीं है कल आ जाएंगे। हमारे ब्लॉग के साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन हम लोग हमेशा एक चीज़ लेकिन बहुत ज़्यादा एथिकली करते हैं कि हम लोग जब किसी के साथ कोई डील भी कर रहे हैं या फिर कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप हमें मिलती है, हम हमको बोल देते हैं कि तुम हमको कुछ दे तो रहे हो इन रिटर्न अभी, और हम बनाएंगे वीडियो बाद में, लेकिन अगर हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा तो हम उसका नेगेटिव भी बताएंगे। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू बी ओनली टॉकिंग गुड अबाउट यू। तो अगर हमको जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अभी आज हमने एक वीडियो डाली है, ठीक है, उसमें उन्होंने हमको कुछ पैसे दिए, हमने उनको ऑलरेडी बोला था कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताएंगे। ये नहीं होगा कि हम लोग क्योंकि पैसे लिए तो हम सिर्फ अच्छा बोलेंगे कि फूड पसंद नहीं आया तो एग्जैक्टली हम बोलेंगे। अच्छा एम्बियंस अच्छा लगा और फूड अच्छा नहीं लगा तो हम बताएंगे कि एम्बियंस अच्छा था लेकिन फूड ओके था। तो अगर तुमको एम्बियंस के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ एम्बियंस के लिए जाएंगे, उनको कुछ ओकेजन सेलिब्रेट करना है, दे डोंट रियली केयर अबाउट फूड दैट मच, तो उनके लिए ठीक है ना वो। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ ऐसा है जो सिर्फ खाना अच्छा ढूंढता है और उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ही है कि ऐसी जगह जहाँ पे खाना टेस्टी हो, उसके लिए वो जगह नहीं है। बट हमारा फर्ज बनता है टू टेल देम दैट ये अच्छा है और ये उसका ओके है, कुछ खास नहीं है। मतलब वो फिर आपका ज़मीर भी आपको अलाउ नहीं करता है कि अगर आप झूठ तरीके से जा रहे हो चीज़ों को बताने में, क्योंकि आज नहीं तो कल पता चल जाएगा लोगों को कि आपने जो जगह, जैसे हम बातें करते हैं, क्रेडिबिलिटी चली जाएगी आपको, तो वो करने का हर जैसे मेरे को 5 रेस्टोरेंट ने कांटेक्ट किया, 5 का फूड गंदा था, मैंने 5 का अच्छा बोल दिया। जब वो 5 पे लोग जाएंगे, छठे वाले पे मेरे को ही गालियां देंगे, क्रेडिबिलिटी चली गई, उनको पता है ये ऐसे ही कर रहा है। बिल्कुल। सो हम कोशिश करते हैं कि ये ना हो। और दूसरा ये है कि जो प्राइस इवन की आप बात कर रहे थे ना, कि जो खर्चा होता है वो फिर भी आपके एंड पे ज़्यादा होता है। मैं जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक है, मैं एग्जांपल देता हूँ ना आपको। लेट्स से होटल स्टे आपका मस्कोका में फ्री, और उन्होंने बोला एक दिन रुको, आपका ब्रेकफास्ट सब कुछ फ्री, आप खर्चा करके गए हो, आपका पूरे दिन की कॉस्ट, वो तो हम सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आप पर आवर $100 कमा रहे अपनी जॉब पे, तो आप अगर 12 घंटे वहां पे लगा के आए हो तो आपके हो गए $1200। एग्जैक्टली। ये कोई काउंट नहीं करता, ये कोई सोचता ही नहीं है। अरे आपको घूमने के लिए दे तो रहे हैं भाई, मेरे को घूमने जाना ही नहीं। बिल्कुल। मेरे को सैटरडे घर पे काम करना था, मेरे को अपना स्टूडियो सेटअप करना था, वहां से ज्यादा कमा लेते, वो काम करके ज्यादा कुछ और कर लेते घर पे बैठ के। बिल्कुल। सो वो नहीं काउंट करते। सो बेसिकली द पॉइंट इज, आज की जनरेशन में यू नीड टू बी रेडी with the ever changing things. You need to evolve very fast. आजकल हम डिस्कस तो कर रहे थे कि हम उस जमाने के हैं जब ऑर्कुट होता था, जब ब्लैकबेरी होता था, फोन भी नहीं हो। मैं तो उस जमाने मैं पेजर के जमाने में, मेरे पापा के पास पेजर होता था। Really? पेजर किसका है? मुझे याद है फ्लॉपी ड्राइव, और फ्लॉपी ड्राइव, तो वहां से जब हमने इवॉल्व होते हुए देखा है, सीडीज, यूएसबी ड्राइव, तभी हमें पता है कि भैया ऐसे चेंज हो जाएगा ये। बिल्कुल। जो अभी सोच रहे हैं ना कि अभी जो बच्चे आएंगे 4-5 साल बाद वो एआई करेंगे, उन्हें पता नहीं होगा एआई भी ऐसे चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो कर रहा हूँ, डींग मार रहा हूँ इनसे, मारो। मैं ये बोलूँगा कि मिलेनियल्स जो हैं, लाइक मैं पर्सनल तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ें देखी और जो चेंज किया है ना दुनिया में, लाइक इट्स रियली, मतलब जो इवॉल्व हुआ है हमारे कहाँ से कहाँ। आजकल की जनरेशन को तो पता ही नहीं है, उनको वही तो बोलेंगे कि फ्लॉपी ड्राइव देंगे, उनको पता ही नहीं होगा। वॉकमैन दे देंगे, उनको वॉकमैन नहीं पता है लोगों को, लेकिन हमको वो भी पता होगा और ये भी पता है, सब पता है वहां से लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी तो हमें ऐसे ही बोलते थे, बेटा तुम्हें नहीं पता, हम साइकिल पे स्कूल जाते थे। साइकिल पे हम गए हैं, आप भी गए होगे साइकिल पे, हम गए हैं। मुझे साइकिल भी नहीं मिली थी, तो वो बोलते थे हम नदी तैर के जाते थे। नदी तैर के, हाँ हमारे भी सुनाया जाता था, नदी तैर के जाते थे। तो वो भी तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है चलो, ये तो जनरेशन। लेकिन मैं वैसे बोलूँगा कि हम लोगों ने देखा है बहुत बढ़िया टाइम,
ये तो मानना चलो ये तो हम मिलीनियल्स ब्रैग कर सकते हैं, मिलेनियल्स बाद में ब्रैक करेंगे। पड़ेगा। हम अलग से ब्रैक करते हैं इसके ऊपर। अब यूएस वापस जाने का प्लान है हाँ, प्लान, इफ गिवन अपॉर्चुनिटी? या प्लान तो है हमारा, प्लान है हमारा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, सिटीजनशिप लेने के बाद। सिटीजनशिप लेने के बाद। और वो क्या रीजन होगा कि कनाडा में अब सेटल है? पैसे। अच्छा, जो टैक्स कट रहा है वो सब नहीं कट टैक्स रहा। इज लाइक टू मच, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी जेब से सब कुछ नहीं देना चाहता। टैक्स में नहीं देना चाहता, मतलब जैसे तुम यही पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर किसी ऐसी चीज पे खर्च रहे हो तुम्हारे लिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तुम टैक्स के लिए इतना पैसा भर रहे हो, दैट आई थिंक इज रिडिकुलस, मुझे ऐसा लगता है। यूएस जाके भी टैक्स कटेगा ही आपका, इतना बट कम नहीं, लेकिन कटेगा। कम कटेगा, इतना बहुत कम हम है। इतने टाइम रहे, हमने कभी इतना पे नहीं, परसेंटेज इतना है ही नहीं वहाँ। इतना परसेंटेज है ही नहीं। इनफैक्ट हमें अभी याद है जब हम लीगली तरीके से जब सब जाता था, प्रोसेस होता था पूरा, हमारा जो लॉयर होता है ना, वो जो बंदा जो टैक्स काटता है वो हमेशा हमें रिटर्न पैसा आता था हमको हमेशा। यहाँ हम सोच भी नहीं सकते, हमने और भरना पड़ता है, यहाँ बढ़ते जा रहा है। और हम पता नहीं कितना, मतलब मैं वो अमाउंट भी ऐसे सोचूं ना, तो पता नहीं कितना अमाउंट हम साल का पे करते हैं दोनों। बहुत पैसा दे रहे हैं हम अभी, लाइक दैट्स व्हाट आई मीन, वन ऑफ द रीजंस। एंड दूसरा, जैसे अगर हम लोग जब यूएस में, हम लोग एक्चुअली कनाडा में घर ले ही इसीलिए पाए क्योंकि हमारी यूएस की जॉब्स चल रही है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों की बहुत अच्छी जॉब्स होगी, मैं नहीं बोल रही, कुछ लोगों की जॉब्स अच्छी होती है, लेकिन जब हम लोग जॉब्स देख रहे थे हमारी फील्ड का, हमारा 30% 35% पे कट था। सैलरीज यहाँ पे कम बहुत है, difference यूएस था। में सैलरी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट की अगर यहाँ पे 80,000 होगी एवरेज, वो 120 है। एग्जैक्टली, तो वो डिफरेंस और है टैक्स भी कम है, तो सेविंग बहुत ज्यादा है। Saving बहुत तभी मैं कह रही हूँ ना, हमने जो सेव करी थी घर के लिए, जो हमने, क्योंकि हमने घर का काफी रेनोवेशन भी करवाया जब हमने घर खरीदा था, तो हमने जब घर खरीदा था तो हम कर ही इसीलिए पाए थे क्योंकि हमने बहुत कुछ सेव किया हुआ था फ्रॉम द यूएस का सैलरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि तुम जैसे अभी, इट्स नॉट ओनली अस, हम लोग ऐसे बहुत सारी वीडियोस भी देखते रहते हैं। अब इस टाइम पे सब लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर तुम यूएस से कंपेयर करो या फिर मे बी सम अदर दुबई से प्रॉब्लली कंपेयर करो, वहाँ पे तुम्हारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी मच बेटर एज कम्पेयर टू इन कैनेडा। एंड there are a lot of reasons. It's not only the money, it is also the cream of people. जो लोग अब यहाँ पे आ रहे हैं, you feel like, जैसे आप कभी वहाँ चली जाइए, यॉन्ग स्ट्रीट जाइए, आप कभी आपको कभी फील होगा आप कनाडा में है ही नहीं, राइट? इट हैज़ बिकम लाइक लिटिल वर्जन ऑफ अ गाँव और समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? जैसे लोग आपसे आगे से पंजाबी में बात करेंगे, यू विल ट्राई टू टॉक टू देम इन इंग्लिश, वो तुमसे आगे से पंजाबी में बात करेंगे, एंड तुमको हार्डली कोई कनेडियन दिखेंगे वहाँ पे। इट्स ओनली दी अदर ये दिखते हैं। तो वही है ना, जैसे आपने बोला यूएस में क्रीम आती है क्योंकि उनको इमिग्रेंट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स की जरूरत है। अब क्रीम तो आ गई, अब बाकी बचेंगे जो कौन है, वो तो फिर आएंगे ही आएंगे सब टीयर ये कुछ चीज़ें जो हम यूएस में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आज भी जाते हैं, लेकिन वो एक जो स्टैंडर्ड है ना, वो मेंटेन है वहाँ। मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस, हम काफ़ी टाइम रहे हैं, हमारा वो स्ट्रिक्टनेस भी है जैसे आपने बोला वहाँ पे, स्ट्रिक्टनेस भी है। और जब अभी हम रिसेंटली भी गए थे यूएस, फिर से विजिट करने गए थे, लेकिन हमारा सेम एक्सपीरियंस जैसे वहाँ पे अगर तुम किसी इवेंट में भी जाते हो, वहाँ पे काफ़ी वेल मेंटेन्ड रहेंगी चीज़ें, और तुम्हारा नो डाउट लोग ना डेयर भी नहीं करते कुछ चीज़ें करने का। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोगों को छूट मिल गई है, इज व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो, मे बी वहाँ पे डर है, वहाँ पे उनको पता है कि देयर नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आई हैव सीन यहाँ पे लोग ऐसे बिहेव करते जैसे इंडिया में घूम रहे हैं। इंडिया में घूम रहे हैं, लिटरली ऐसे ही देखा है कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, गंद फेंक देंगे यहाँ पे। आपने शायद वो देखा होगा, टेस्ट ऑफ इंडिया जब खत्म हुआ था, अगले दिन उस नेथन फिलिप्स की जो हालत थी, मुझे इतना बुरा लगा देख के, लाइक बट वो तो मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए था। एनीवेज, जहाँ पे आप रह रहे थे यूएस में, वहाँ पे कोई ऐसा रीजन था जहाँ पे देसी कम्युनिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी? जैसे न्यू जर्सी में ज़्यादा होती है, तो आपके वहाँ पे कोई था ऐसा? फ्लोरिडा में कोई है? नहीं, ऐसा मिक्स ही है सारा, सब मिक्स है। जैसा आप न्यू जर्सी की बात बोल रहे हो ना, वहाँ पे न्यू जर्सी में ज़्यादा है काफ़ी, लेकिन फ्लोरिडा में नहीं देखा। इट इज़ ऑल मिक्स्ड कि हाँ थोड़ा वो यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ, लेकिन न्यू जर्सी में बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं। मतलब जैसे आप सारी बहुत सारी कम्युनिटीज, हाँ हमारे कुछ कजिन्स न्यू जर्सी में ही रहते हैं, तो वहाँ पे आपको वाला कनाडा वाला वहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा? नहीं, वहाँ पे वही मैं बोल रही थी ना, डिफरेंस है। वहाँ के जो इंडियंस है वो तमीज़दार इंडियंस है, लाइक ये नहीं कह रही मैं बदतमीज है, आई डिडंट मीन इट लाइक दैट, बट लाइक इन द सेंस कि थोड़ा डिफरेंस है, लाइक थोड़े पॉश हैं, लेट मी पुट इट लाइक दैट, लाइक दे हैव मोर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे वहाँ पे लोग एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडियंस बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम पैसा भी उतना ही कमा रहे हो। यहाँ पे इंसान जैसे ठीक है तुम 2-3 जॉब्स कर सकते हो, दैट आई एग्री, लेकिन तुम 2-3 जॉब्स करोगे फिर तुम अपनी लाइफ जियोगे कब? सिंपल वर्ड में बोलता हूँ आपको, अगर आपको पैसा कमा ही रहे हो ना, अगर पैसा, जब मैंने आपको पहले ही बोला,
अगर आपको पैसा कमाना है, आपका एम्बिशन है कि भाई मुझे तो रिच बनना है, यूएस इज द प्लेस। कनाडा इज नेवर बीन द प्लेस कि जहाँ पे आप आओ और पैसा कमाओ। ये आपको वैसे इससे ज्यादा वहाँ सेव हो जाएगा वो एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा। और फिर घर भी सस्ते हैं। हाँ, घर भी बहुत, जैसे जो प्राइस हमने यहाँ पे घर का दिया था वो तो उससे कम में मेरी फ्रेंड ने उससे भी बड़ा घर विद अ स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग लिया हुआ है। कहाँ पे? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में घर महंगे हैं फिर भी कंपैरेटिवली। और अगर आप टेक्सास में जाएंगे आपको मैंशन मिल जाएगा उतने पैसों में, इजीली मैंशन मिल जाएगा। लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम लोग जैसे वो रियल एस्टेट देखते रहते हैं ना, तो हम लोग जब टेक्सास का देखते हैं, टेक्सास में काफी कम है, सस्ते हैं अभी घर। टेक्सास में भी सस्ते हैं और आई थिंक नॉर्थ कैरोलिना में भी सस्ते हैं घर। तो जब हम लोग देखते रहते हैं वहाँ पे ऐसे लाइक मैंशन 8-9 कमरों का बड़ा 3 लाख मैंशन, का, 4 लाख का, बहुत सस्ते हैं। बड़ा बुरा लगता है वो देख के, बहुत बुरा लगता है। लाइक हम लोग क्या है यार, ड्रीम है यहाँ पे तो इतना बड़ा घर लेना। बिल्कुल। तो ठीक है, आप फिर बाय बाय कर रहे हो कनाडा को थोड़े टाइम में? चांस तो है। I mean, अभी ठीक है यार, 7 साल रुके भी हो यूएस में, सो 7 साल बनता है। और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम दिया, ऐसा नहीं कि बस आए और चले गए। हमने काफ़ी टाइम दिया और दोनों जगह को देखा भी हम लोगों ने कि कौन सी जगह ज़्यादा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट यार। लाइक हर बंदा चाहता है कि लाइफ में प्रोग्रेस करे और बेटर की तरफ जाए। कनाडा में भी आपको कुछ चीज़ें मिल रही है, जैसे आप जैसे इमिग्रेशन है, यहाँ पे लोगों से डील करना ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन कौन सा पलड़ा ज़्यादा, जिसका ज़्यादा भारी है, आपको वो देखना पड़ता है। कौन सी ज़्यादा इंक्लाइन, तो ज़्यादा जाओगे आप। सो बट ये बहुत कॉमन हो गया है, लाइक यू नो सिटीजनशिप लेने के बाद कनाडा के लोग निकल रहे हैं। लाइक इट इज प्रॉब्ली आपने पहली बार नहीं सुना होगा या फिर पहले भी सुना होगा। टिकटॉक और इंस्टा पे जाओ, भरी पड़ी है रील्स। लोग दुबई जा रहे हैं तो ज्यादा, बहुत सारे लोग बट दुबई जा रहे हैं। क्विकली इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं अब। आपने लेकिन अगर बोला कि जैसे आप बोल रहे टिकटॉक वीडियो से, उसमें नीचे लिखा होता है कि आई एग्री, आई एम ऑल्सो लीविंग, जो कैनेडियंस वीडियो बनाते हैं, बट अगर आप ये रील पे बना के डाल दोगे ना, नीचे नेगेटिव कमेंट्स बहुत आएंगे हाँ वो तो है कि तुम फिर कनाडा में क्यों बैठे हो? ये तो बहुत ही कॉमन नहीं, मैं इसका आंसर देता हूँ। आप जहाँ पे भी आते हो, एक सोच की वजह से आते हो या फिर किस मजबूरी की वजह से। ये दोनों रीज़न है कि आपको या तो सिचुएशन पड़ गई जिससे हमारे लिए मजबूरी हो गई। अगर मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि भाई अब मैंने दोनों जगह देख ली है, मेरी चॉइस है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है, आई एम गोइंग। हु आर यू टू टेल मी कि भाई तुम क्यों आए थे? भाई मेरे पे मजबूरी थी या मेरे पे चॉइस थी। और वो भी है ना, वो भी आपने ये समझा है कि यूएस, कनाडा, इंडिया सबका पता है। बिल्कुल। एक बंदा है जो जिसने को कनाडा अभी आया भी नहीं है, उसे एक्चुअल नहीं पता चीज। तो आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और है, आपको यूएस जाना है। बिल्कुल। किसी के लिए प्रायोरिटी कुछ और है तो वो दुबई जाएगा। बिल्कुल। किसी के लिए प्रायोरिटी है तो वो कनाडा ही रुकेगा। हमारी कजन है, वो कनाडा ही पढ़ना चाहती है एजुकेशन, और वो कल उसका आइल्स का एग्जाम था, एक पार्ट हुआ स्पीकिंग का, उसको आना है यहाँ पे। बट हमने उसको बताया, हमने उसको फिर भी बताया हुआ है कि ये चीजें हैं, बी प्रिपेयर। बट वो नहीं समझेंगे, नहीं आके समझेंगे जब तक वो खुद एक्सपीरियंस यहाँ पे आके पता चलता है। वो टिकटॉक वीडियो से और कमेंट में पढ़ के पता चलता है कि आपको वो होता है दूर के ढोल सुहावने कि हाँ आपको लग रहा है कनाडा है, चले जाते हैं वहाँ पे। जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको नहीं पता चलेगी। आज हम यहाँ आ गए हैं, जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तब हमें यही समझ में आ रहा था कि यार कनाडा में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जब मैं आया था, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब हम आए थे यहाँ पे, कुछ वो जो गन वायलेंस वाला हुआ था, ट्रूडो ने जिस तरीके से एक्ट किया था, आई वॉज वेरी सरप्राइज। और मेरे को अच्छा भी लगा था कि यार उसने बड़ा एक्टिवली डिसीजन लिया और उस पर कंट्रोल एक्शन नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं हुआ। अब आजकल हालात ये हो गए हैं कि वो जो 3 साल में जो वो क्रेडिबिलिटी थी ना कनाडा की, जिस तरीके से थी, वो बहुत डाउन हो गई है हमारी नज़र में। और एक्चुअली हम जब आए थे, हमने एक वीडियो भी बनाया था हमारे चैनल पे कि 10 reasons why we moved from US to Canada। उस टाइम पे हमने सिर्फ कनाडा की तारीफें करी। आज हमसे कोई वीडियो, हम बात भी करते हैं कि हमें बनानी है वीडियो। और the thing is लेकिन आज एक बात लेकिन मैं बोलूंगी कि जो चीजें कनाडा की अच्छी है वो हम उसे छीन नहीं सकते। कैसे छीनेंगे? वो छीन नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम जैसे हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे आपने भी अभी बोला कि हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती है, हर किसी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हम जितना पैसा यूएस में कमा के एक अच्छी जिंदगी जी पाते थे, वो हम कनाडा में नहीं कर पाए। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो इंडिया से उठ के आया हुआ है, राइट? मे बी उनकी लाइफ, और मे बी इंडिया में किसी छोटे से विलेज से उठ के आया है, उसके लिए मे बी यहाँ की लाइफ में बहुत डिफरेंस होगा। और हाँ, हम ये भी क्लियर करते हैं कि ये उनके लिए नहीं है, कि हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती है चीज़। हमेशा वी नीड टू बी लाइक इन अ सिचुएशन कि भाई हर किसी की सिचुएशन अलग है, आपको उसी तरीके से सोचना भी चाहिए।
हम अपना जो वर्डिक्ट दे रहे हैं कि हाँ भाई कनाडा में तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम तो यहाँ से छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है। हो सकता है किसी को ये सूट करे कनाडा। हम कंपेयर कर रहे हैं यूएस के साथ, अब आप इंडिया से कंपेयर करोगे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और इंडिया से भी कहाँ से है, इंडिया से भी आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बैकग्राउंड क्या है, आपने कितनी टाइम वहाँ पे जॉब की है, आप कितनी कंट्रीज में घूमे हुए। बिल्कुल, कितने लोग तो ये सोचेंगे यार हम तो इंडिया में एक गांव में रहे हैं, कनाडा जाने को मिल रहा है, ये उनके लिए फैक्टर होगा। उनके लिए ये सोचना नहीं होगा कि हम कितना पैसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हम लोग यूएस से कंपेयर कर रहे हैं, हम यूएस से उठ के आए हैं। सो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, वो फेज अलग होते हैं। जब वो उनका एक्सपीरियंस होगा, जैसे हम जब आए थे यहाँ पे हमारा डिफरेंट था सिचुएशन। जैसे हमने आपको बोला इमिग्रेशन हमको यहाँ का बहुत इजी लगा, जो हमारा पूरा आज तक लोग हमको यहाँ पे अच्छे लगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो चीजें हमारे लिए प्रायोरिटी है, जैसे हमारे लिए प्रायोरिटी है टू हैव अ गुड लाइफ। लाइक हम लोग चाहते हैं कि कल को हमारे जब नेक्स्ट जनरेशन भी हो, हम उसको एक ऐसी जिंदगी जी दे सकें जो मतलब कंफर्टेबल हो। मैं ये नहीं बोल रहा हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, बट हम अगर बेटर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी अगर है अपॉर्चुनिटी, व्हाई वुडंट बी। अगर जैसे किसी के पास भी जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो वही लेते हैं। हमारे अकॉर्डिंगली, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि हमारे लिए वो बेटर रहेगा। That's about और एक और मेरे को एक और आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ का एक और अच्छा है कि जब हम आए थे, मैंने आपको बताया ना कि हमने यूएस से ब्लॉग चालू किया था, ब्लॉग जो था वेबसाइट। सो फनी इंसिडेंट ये है कि जब हम H1 या किसी भी वीज़ा पे होते हुए ना, तो यूएस का लॉजिक ये है, जो थोड़े प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं वहाँ पे, कि जो अगर आपकी जो जिस वीज़ा के ऊपर आपकी जॉब चल रही है, आप वही पैसा केवल कमा सकते हो। अगर आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज़ करने की कोशिश करी, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मैं H1 पे हूँ, मैं एक IT में जॉब करता हूँ, सो यू आर अलाउड टू मेक मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब। लेकिन मैं कह दूं कि मैं सेकंड जॉब करूँगा, मैं ऊबर चलाऊँगा, you can't do that. नाउ आज तक तो मैंने ब्लॉग सबसे पहले चालू किया, और वो चालू किया था यूएस में। ब्लॉग, मैं सबको बता दूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं व्लॉग और ब्लॉग में। ब्लॉग इज रिटन ब्लॉग, वेबसाइट, रिटन वेबसाइट। सो जो ये चालू किया था, इससे $484 समथिंग थे उसके ऊपर जो बनाए एक साल के अंदर। वो आज तक निकाल नहीं पाए हम। अच्छा, वो क्योंकि यूएस के नाम सेकंड इनकम है, आज तक नहीं निकाल पाए। कनाडा में कितनी चीजें चालू करी, पनास चालू किया, यूट्यूब चालू किया, एआई चालू किया, एडसेंस अप्रूव, वो एक चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे तो मल्टीपल जॉब्स। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर जगह का कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर किसी की सिचुएशन में वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ सही बैठेगी। बट यू कैन डू इट। अगर यूएस में जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर जैसे आपका ईएडी है, अगर आपका वर्क ऑथराइजेशन, जैसे आपके जो स्पाउस है वो H4 पे है, तो यू गेट अ ईएडी फॉर योरसेल्फ, तब तुम कर सकते हो। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब्स, देन देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक है, एक और पॉडकास्ट करेंगे मे बी, जब आप यूएस चले जाओगे जूम पे कर लेंगे। अरे बिल्कुल, आप जब कहो। अरे हम तो आते ही रहेंगे, मतलब अभी तो गए जब भी कनाडा नहीं होगे। अभी तो यही है। ओवरऑल वेरी नाइस, इंसाइटफुल कंटेंट क्रिएशन पे भी हमने बात कर ली, यूएस कनाडा भी बात कर ली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन वीकेंड। Thank you so much. being here. Yeah, आई होप यू एंजॉयड। Yes, absolutely. we did. Thank you so much. Thank you.